नमस्ते एवरीवन। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पहलगाम में जो हुआ टेररिस्ट अटैक, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, मेरे अंदर भी आक्रोश है और हम सब ये चाहते हैं कि कड़े से कड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, उन टेररिस्ट को सिखाया जाए। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अपने गुस्से के ऊपर काबू रखो, बहुत अच्छे तरीके से ठीक ढंग से समझाने की तैयारी उन कायरों को की जा रही है। लेकिन ये संयमित रहो वाला जो शब्द है वो न मैं समझ पा रही हूं, न मुझ जैसे बाकी भारतीय समझ पा रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसीलिए मैं आपके साथ हूं, पूरी तरह से साथ हूं। हम सब ये चाहते हैं कि ऐसा जवाब दिया जाए कि ऐसी आतंकवादी गतिविधि भारत में कभी भी ना हो। बहुत से लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस कहाँ था, ये कह रहे हैं इनपुट कहाँ था, बाकी जो पुलिस वहाँ पर थी वो क्या कर रही थी। अपने अपने ढंग से हम इन चीज़ों को भी उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। पर बड़ी बात ये है कि अभी जो भारत में चल रहा है, जो सरकार सोच रही है, जो रणनीति बनाई जा रही है, वो असल में क्या कह रही है। देखिए, मैं गुस्से में हूं, आप गुस्से में हैं और हम तो इसे संयम के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहे। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में जो मेहमान मेरे साथ हैं वो आपको संयमित तरीके से ये बताएंगे कि देश में क्या चल रहा है, क्या तैयारी हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से वो जो बीच बीच में गीदड़ भभकी वाली बातें हम सुनते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। वो देश जो अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है, वो हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की कैसे तैयारी कर सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भी काम कर चुके हैं। तो बखूबी अभी की जो गतिविधियां चल रही हैं उन्हें वो अच्छे से जानते हैं। बहुत देर नहीं करती हूँ, सीधा बोर्डिंग पास अब हम देते हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में इस वक्त मौजूद हैं मेजर मानिक एम जॉली जी। स्वागत है सर आपका। सर, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हमें तो बहुत धीमे धीमे करके चीज़ें पता लगनी शुरू हुई। कभी एक वीडियो आता है, कभी जो वहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी था या जिसे मार दिया गया उसके परिवार वाले थे, वो एक एक करके जब बात बता रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और एक एक करके चीज़ें खुल रही हैं। आप चूँकि बेहतर समझते हैं इलाके के बारे में, टेररिस्ट अटैक जब करते हैं तो उनकी मानसिकता के बारे में, इन सब को समझने के पहले अगर मैं आपसे बहुत शॉर्ट में पूछना चाहूँ कि दरअसल क्या हुआ था पहलगाम में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको अपने शो पे बुलाने के लिए। और ये अभी आई थिंक इस समय देश में इससे ऊपर चर्चा का कोई और विषय नहीं है। तो आपको संक्षेप में समझाते हुए, ये एक कम्युनल अटैक था, टेररिस्ट कम्युनल अटैक अगर बोला जाए कि नॉर्मल टेररिज्म क्या, टेररिज्म डिफाइन कैसे होता है, पर्सन हु कंडक्ट्स एक्ट ऑफ टेरर, सिंपल भाषा में बोला जाए जो टेरर एक्टिविटीज़ कर रहा है वो टेररिस्ट है। और टेररिज्म का एक और डिफाइनिंग फीचर होता है कि वो, जैसे 9/11 का अटैक था जब उन्होंने अमेरिका के ट्विन टावर्स में जहाज़ ब्लास्ट करे थे, तो वो ये नहीं देख रहे थे अंदर कौन लोग हैं, किस रिलीजन के हैं, किस जाति, प्रदेश, क्या जेंडर, कास्ट, क्रीड, कुछ नहीं। टेररिज्म में ये चीज़ टेररिस्ट नहीं देखते, वो उनका काम होता है बस टेरर करना। उसी तरह जब हमारे बॉम्बे में अटैक हुआ या कहीं जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में हुआ, पहले बहुत यूज्ड टू बी अ कॉमन थिंग, होते थे पहले, तो एक बार वो बॉम्ब रख के चले गए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कहाँ कौन इससे उड़ रहा है। ये जो है टिपिकली एक बहुत यूनिक टेरर अटैक है। और इसका जो, अगर आप पिछले साल जाएं, पहले जाएं, तो आपको याद है इज़राइल में अटैक जब हुआ था, जब उन्होंने 7 अक्टूबर को सिर्फ ज्यूज़ को टारगेट किया था, ये उसका वर्जन है एग्जैक्ट। ये हिंदू ढूंढ ढूंढ के उन्होंने उस पूरी जनता में लोगों की आईडीज़ चेक करके तब उनको मारा गया। इट मीन्स इट इज़ कम्युनल टेररिज्म। ये तो ये शेड जो है टेररिज्म का अलग है। और इस बात को फैक्ट की तरह, इट इज़ लाइक आप डॉक्टर के पास जाएं और अगर आप ठीक से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे वो इलाज भी कैसे करेगा। इसीलिए इसको जो है वो बोलना चाहिए कि दिस इज़ कम्युनल टेररिज्म, दिस वाज कंडक्टेड अगेंस्ट हिंदूज।
इट वाज कंडक्ट, ये वहाँ पे करी गई जहाँ पे उनको अच्छे से पता था यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। अभी आप इसको ऐसे देखिए, ये जो मेडो था, ये जो एरिया था जहाँ पे जिसको ये लिटिल पाकिस्तान मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते थे, तो ये 2-3 दिन पहले ही खुला था। और ओवर द डिस्कशंस हमें पता लगा, समझ आया कि उन्होंने टूरिज़्म एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, स्टेट का कोई ज़्यादा अप्रूवल नहीं लिया था, अभी बस जैसे होता है लोकल एरियाज़ में काम कर दिया। उन लोगों को पता होना कि 2 ही दिन पहले ये खुला है, इतना तो टूरिस्ट को नहीं पता था वहाँ पे जो रह रहे थे कि ये खुल गया है, जितना उन टेररिस्ट को पता था कि यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप नहीं है। इट मीन्स ऊपर से नीचे तक काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं खबर आने में। उस जगह पे एग्जैक्ट पहुँचना, जंगल के किस रास्तों से आना, वापस गायब हो जाना, इसका मतलब लोकल एरिया में लोग इन्वॉल्व हैं, जिसको आप निगेट नहीं कर सकते, विच इज़ ऑल्सो कॉमन सेंस। लोकल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण बहुत लोग विश्लेषण कर रहे थे। तो बहुत लोगों का कहना था कि इसका बैकग्राउंड इस पे जाता है कि अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर अभी चल रहा है उसमें चाइना थोड़ा नुकसान सह रहा है। तो मेरा ये मानना है कि चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि हमें, और जितनी कंपनीज अभी बाहर इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल ने अभी डिक्लेयर करा हम इंडिया में आके सेटअप करना चाहते हैं, राइट। चाइना वो अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करना चाहता, और पाकिस्तान जैसे चाइना का पालतू कुत्ता है, तो वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि हमें टाइम चाहिए थोड़ा, राइट। उस टाइम में हम ये नेगोशिएशंस कंप्लीट कर सकते हैं। पाकिस्तान का अपना कोई हाल नहीं था, आपने देखा पिछले काफ़ी टाइम से उनका हर तरह से बैंड बजा हुआ है, उनकी फ़ौज चारों तरफ पिट रही है, बलूच से, अफ़गान से, उनके कोई पॉलिटिकल सेटअप सिक्योर नहीं है। ऐसे में हर कोई पूछा उनको क्या पड़ी थी ये अटैक करने की। सो इसका एक ही लॉजिकल रीज़न निकलता है, दे वांटेड टू बाय टाइम फॉर चाइना। मतलब चाइना के लिए उन्होंने अटैक करा, भारत पूरा ऑप अलर्ट पे आ गया, हमारा फोकस हिल गया। मोदी जी सऊदी गए हुए थे, वहाँ से वापस आ गए, हमारे डेलीगेशंस वापस आ गए। जो भी है, देश में 3 से 6 महीने का हॉल्ट लग जाता है जो भी मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वो यही चाहते थे कि अब क्या है, क्योंकि हॉल्ट है, हमारा फोकस इन्वेस्टर समिट से हट गया, हमारा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन से हट गया, हमारा वो, तो एक छोटे से आदेश दिया चाइना ने, और पाकिस्तान ने भाग के उसको पूरा करा, और उसके कारण ये स्पेस बन गया जिसके बीच में जो बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। दूसरा इसका कारण ये है कि जो प्रेजेंट चीफ है पाकिस्तान आर्मी का, जनरल मुनीर, वो बहुत गाली उसको पूरे अपने देश में पड़ रही है, फ़ौज से भी, सिविलियन से भी, पॉलिटिशियन से भी, क्योंकि उनकी फ़ौज का इस टाइम सत्यानाश है। डेली वीकली लेवल पे वो सैकड़ों के हिसाब से मर रहे हैं। जो बलूच आर्मी है वो अब इतनी क्रेडिबल और मजबूत आर्मी बन गई कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरी नेशनल आर्मी के आगे चैलेंज बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो स्टेज पे आ गए हैं, आपस में इनकी नहीं बनती। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो कू होते रहते हैं, आर्मी जनरल टेक ओवर कर लेता है। मुशर्रफ लास्ट हमें याद है जिन्होंने कारगिल करा था। मुनीर वो बनना चाहते हैं। तो एक होता है जब कोई कैरेक्टर को, नेशनल लीडर को देख के आप अक्सर बोलते हैं, जैसे आसान में समझाने के लिए हम हीरोज़ को देख के बोलते हैं उस हीरो की कॉपी कर रहा है, राइट, बॉलीवुड में जैसे, हॉलीवुड में। उसी तरह ये उस नक्शे कदम पे है, ये अगला मुशर्रफ बनना चाहता है, ये पूरे देश को टेक ओवर करना चाहता है। यहाँ इनको वो जो बोलते हैं आपदा में अवसर दिखा कि चाइना ने मौका दिया है, ना केवल अटैक से इंडिया होल्ड पे आ जाएगा, पर मेरी जो पूरी मीडिया में रोज़ मेरे को गाली पड़ती है वो फोकस हट जाएगा। और वही हुआ। पाकिस्तान मीडिया भी 24 घंटे दिन रात, उनके कमेंटेटर्स, उनके जनरल्स पुराने आके बस यही, अब इंडिया से वॉर होगा, वाटर ट्रीटी का क्या होगा, हमने क्यों करा है। तो वो पूरा फोकस जो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट था वो चेंज हो गया। एक टाइम था 20-30 साल पहले, जब जैसे भारतीय अपनी सेना से प्रेम करते हैं, पाकिस्तानी अपनी सेना से बहुत प्रेम करते हैं। आज वो समय नहीं है। वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी पे थू थू करते हैं, क्योंकि उनके करप्शन, उनके स्कैंडल्स, और उनसे लड़ा भी नहीं जाता। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के पाकिस्तानियों को अपने फ़ौज में कोई विश्वास नहीं है। तो मुनीर को लगा कि मैं ISI और
ये जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में ही पलती बढ़ती हैं। लेट 90 के अर्ली दशक में बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनवाए थे अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलके। वो सारे ट्रेनिंग कैंप्स जैसे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उस लेवल के, राइट, जहाँ पे सारे टेररिस्ट ट्रेन होते थे और फिर वो भेजे जाते थे इंडिया में जब टेररिज्म पीक पे था, क्योंकि हर हफ्ते इस टेररिस्ट को मेंटेन करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए। वो मैन पावर वहाँ ट्रेन होती थी और फिर वो आते थे जिनको हम लॉन्च पैड बोलते हैं, आप सब ने सुना होगा, मतलब बॉर्डर के पास आके वेट करते थे और फिर वो हिंदुस्तान में घुसते। ये जो पूरी मशीनरी थी ये ISI चलाती थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। जैसे नाम आपने सुने, जैसे मोहम्मद, LET, ऑल दी वर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, हरकतुल अंसार, ये सारे। तो वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। एक, हमने अपना इन्फिल्ट्रेशन क्लोज करा है। दूसरा, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी या बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, उनसे उनका थोड़ा डर बैठ गया है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई। तीसरा, जो उनकी प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ गई है तो ट्रेनिंग कैंप्स पे इफेक्ट पड़ा है। तो इनके पास बहुत ऐसा देखिए, इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है अभी। उस रिसोर्स को टेररिस्ट के मामले में उस रिसोर्स को ये इस तरह के अटैक्स में बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। अगर ये टेररिस्ट 4-5 आके किसी आर्मी कैंप पे हमला करते, ठीक है, सरप्राइज़ के कारण हो सकता है 2-4 कैजुअलिटी कर देते, पर सारे मारे जाते। अभी इन्होंने सिविलियन जो फैमिलीज़ के साथ वेकेशन कर रहे थे जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इन्होंने 4-5 टेररिस्ट ने इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने की, 2 देशों में लड़ाई करने का सिचुएशन ला दी। हेंस उस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन मुनीर ने ऐसे करा है। एंड ही इज़ नॉट वरीड अबाउट। हम सोचते, हमारे नैरेटिव में, हमारे डिस्कशंस में अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान अजीब बेवकूफ़ को डर नहीं रहा। वो देखिए, हर देश में 2-4 तरह के लोग होते हैं। आपके देश में, पाकिस्तान के देश में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये इस तरह से नुकसान हो क्योंकि इससे हमारी पोजीशन एलिवेट हो रही है। पाकिस्तान आर्मी के पास ना लड़ने की कैपेबिलिटी है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, ना इमेज है, ना सपोर्ट है। बट जब अगर ये लड़ाई की सिचुएशन होती है तो वो सिचुएशन आ जाती है कि देश में कोई आर्मी के अगेंस्ट नहीं बोलेगा क्योंकि इन्होंने लड़ना है, तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। इमीडिएटली आपने चाइना पे, अपने एलाइज पे प्रेशर डालते हो कि भाई लड़ाई होने वाली है, थोड़ा सामान भेजो। हाँ। पैसे आने शुरू हो जाते हैं, रिसोर्सेज आने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई उनको भी पता है शायद हो शायद ना हो, नोबडी फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट, लेकिन उनकी सिचुएशन ठीक हो जाती है और मुनीर इसमें एज अ लीडर एमर्ज होते हैं कि देखो मैंने सब कुछ वापस ट्रैक पे ला दिया। सो उनके लिए ये अटैक जो उनको चाहिए था उसके लिए काफ़ी उनको मिल गया। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इंडिया फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी पे एक्शन ले लेगा, तो अब उनके लिए बुरा टाइम शुरू हो गया। ये उनके लिए जो बुरा टाइम शुरू हुआ है, मैं आगे उस पर ज़रूर बात करूँगी। ये जो ट्रीटी है हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर, आपने ये जितनी बातें बताई हैं ना, ये हो सकता है आज के 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद मैं भूल जाऊँगी ये क्या परिस्थितियाँ थी जिनके बीच में ये हुआ, पाकिस्तान की क्या हालत थी, वो क्या चाहता था, मैं ये सब भूल जाऊंगी। लेकिन मेरे जो 26 लोग मारे गए वो मैं हमेशा याद रखूंगी। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरा देश ये भूले कि हमारे 26 लोग मारे गए। ना मैं कभी भूलूंगी, ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरा देश ये बात भूले। हमारे देश में घुस के लोगों का धर्म पूछ के, जैसा आपने भी कहा, हमारे देश में घुस के हमारे लोगों को उनकी पहचान पूछ के, उनका धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के अगर उनको मारा गया है तो इस घटना को हम नहीं भूल सकते हैं। और क्या फिर हम ये माने कि चाइना जैसा कह रहा है या पाकिस्तान जो चाह रहा है, फिर मतलब वो तो आसानी से पूरा कर ले रहा है? ये मैं समझूं क्या कि भाई उन्होंने सोच लिया कि हमें ऐसा 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 करना है, तो वो उनके लिए क्या फिर बहुत आसान है कर लेना? ऐसा आसान तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने टारगेट जैसे चूज़ करा, वहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप था, क्योंकि वो जगह बंद थी। हर कोई पूछा वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं थे। सिंपल बात है, जो अगर आप उसे देखें, वो एक पहाड़ी इलाका है, हाँ। आसपास पेड़ हैं, वो टूरिस्ट एरिया होगा, लेकिन वो बंद था। तो जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करने का कोई लॉजिक भी नहीं है, और वो इंटीरियर में है, बॉर्डर पे भी नहीं है। तो इट इज़ लाइक, अगर मैं आपको इंटीमेट करूँ, ये जितने डिसीजंस लिए जाते हैं सिक्योरिटी सेटअप के, ये जॉइंटली लिए जाते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर, आर्मी। तो स्पेशली कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ किसी को बताई ही नहीं गई थी कि ये खुल गया। आई थिंक उन्होंने अपने लोकल लेवल पे इसको एक्टिवेट कर दिया, वो जितने गाइड वगैरह थे टूरिस्ट को वहाँ ले गए, ऑल दैट,
क्योंकि मैंने काफ़ी सुना, हर कोई बोल रहा है जितना भाई मैंने भी मीडिया में सुना है, तो वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड कि एक्टिवेट हो गया और 2 दिन पहले ही हुआ था। सो द थिंग इज़, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी को इन इम्प्रेशन ये है कि वो जगह बंद है, पर आपने सीक्रेटली उसको खोल दिया और वहाँ पे लोग जाने शुरू हो गए, और आपको पता है कि वहाँ पे किसी को तो पता है वहाँ पे अटैक होने वाला है, वो अपने आप पैराड्रॉप तो नहीं हुए वो, तो इट मीन्स इट वाज अ वेल थॉट ऑफ प्लान, ये प्लान पूरा करा गया था एंड वो कैरी आउट। देखिए मैम, ये मान के चलना पड़ेगा कि सरप्राइज एलिमेंट हमेशा आतंकवादियों के पास रहेगा। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, हम कितना भी गुस्सा हो लें, हम कितना भी कर लें, लेकिन ये पॉइंट, क्योंकि उनके पास बस यही एक एलिमेंट है। हमारे 600-700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाखों लोग, 1.4 बिलियन हम लोग हैं। अगर टेररिस्ट, और हमारा चारों तरफ हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे बॉर्डर इतने ओपन हैं, आईएसआई का सबसे बड़ा बेस लोग सोचते हैं पाकिस्तान है, एक्चुअली नेपाल है, वो सारे उधर से आते हैं। अब तो म्यांमार से आते हैं या इधर से समुंदर के रास्ते आते हैं, जैसे बॉम्बे अटैक हुआ था। हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, हमारे देश में इतने लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। आसान थोड़ी है हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना। तो वही यही एग्जांपल ले लीजिए, वो वहाँ पहुँचे तभी होंगे ना किसी ने सपोर्ट किया होगा। तो इसका मतलब आसान नहीं है, और टेररिस्ट के पास हमेशा ये सरप्राइज एलिमेंट की एडवांटेज रहती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो इजराइल हो। हम हमेशा फटाफट इजराइल का एग्जांपल देते हैं। इजराइल ने जितना बड़ा अटैक सहा है उतना तो दुनिया में कभी किसी ने नहीं सहा था, जबकि उनके तो बॉर्डर, स्टील फेंसिंग, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, हर कोई बोलते हर कोई वहाँ आर्मी वाला है, सबके पास बंदूक है, 1000 आदमी मार दिया उन्होंने। सो सरप्राइज, पूरी आर्मी की वॉरफेयर, सुनजू से लेकर चाणक्य से लेकर आज तक मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा एलिमेंट सरप्राइज़ है। आपकी पूरी टैक्टिक्स, पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ सरप्राइज़ के अराउंड घूमती है, जो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट विद। कोई अचानक से आके ट्रैफिक में आके साइड से आपके गाड़ी में ठोक देगा, दैट इज़ यू गॉट सरप्राइज, राइट। सो वो चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को निगेट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी जान लगाते हैं कि हम जगह जगह पिकेट फेंसिंग करें, हम पेट्रोलिंग करें। हर रोज़ 7-7.5 लाख फ़ौज कश्मीर में है, उसकी 90% फ़ौज, 90% ऑफ रोज़ पैदल चल चल के सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर की पेट्रोलिंग कर रही है डेली, एज वी स्पीक। इस टाइम लाखों सोल्जर बाहर हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, रात वहाँ बिताएंगे, दिन में पेट्रोलिंग करेंगे, शहरों की, जंगलों की, पहाड़ों की, सिर्फ ये सरप्राइज़ को मिटिगेट करने, मतलब इसको चैलेंज करने के लिए कि हम सरप्राइज़ नहीं होने चाहिए। उसमें अगर एक पैच में जहाँ आपको पता था, तो आप इसको ऐसे देखिए, अगर आप फौजी हैं, राइट, आप कमांडर हैं मान लीजिए हमारे, और हम आपको बोलें कि सर हमारे पास 10 सैनिक हैं, हम कहाँ, आप वहीं करेंगे जहाँ पॉपुलेटेड एरिया है या हम जहाँ हमें सिक्योर करना है। बीच जंगल में जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे आप उनको प्लेस तो नहीं करेंगे। जब वो जगह एक्टिवेट होगी तब करेंगे। पर अगर आपको बिना बताए कोई सीक्रेटली वहाँ जाके रहने लग जाए, तो फिर इट्स वो एक रिस्क है जो टूरिस्ट को भी नहीं पता था। आई एम श्योर किसी टूरिस्ट को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सेटअप नहीं है और यहाँ पे आने में रिस्क है। और इसीलिए इट वाज अ वेरी बिग पॉइंट, ये काफ़ी, कि जब 2 ही दिन पहले खोला गया और टूरिस्ट को स्पेशली वहाँ ले जाया गया, और 2 ही दिन में टेररिस्ट को पता भी लग गया, क्योंकि उनको पता था जैसे ही ये खुला है, 1-2 दिन तो ठीक है, सिक्योरिटी सेटअप को नहीं पता, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर ऑफिस, आर्मी को नहीं पता, पर विदिन 2-4 दिन पता लग जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप हो जाएगा। उनके पास ये 2-3 दिन का ही टाइम था और उन्होंने उसमें ही एग्जीक्यूट कर दिया। इट मीन्स ये पीछे से कितना लंबा प्लान हो रहा था। और इसमें आपको मैं एक और बात बताऊंगा, बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि इस अटैक से 3-4 दिन पहले ही हमस के कुछ लीडर्स पाकिस्तान आए हुए थे। सो जिसको बोलते हैं ना द फिंगरप्रिंट ऑफ हमस, राइट। इस ऑपरेशन में सारी हमस की लीडरशिप ने, काफ़ी पॉसिबिलिटी है उन्होंने ये कोऑर्डिनेट करा हो, बिकॉज दिस वाज वेरी, ये काफ़ी हमस स्टाइल का ऑपरेशन था जैसे उन्होंने इजराइल में किया था। तो जो वो वहाँ आए होंगे, इसका मतलब वो जैसे आप और मैं इस रूम में बैठे हैं, वो ऑपरेशन रूम में बैठे होंगे, पूरा मॉनिटर करा होगा, गाइड करा होगा और ये कंडक्ट करा। किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बस की, मतलब उनकी औकात नहीं थी ये एक्शन कैरी आउट करना। ये पूरा मिलिट्री लेवल का ऑपरेशन है। दूसरी बात, आईएसआई तो नेचुरली ये सब ऑर्गेनाइज करवाता है, कोऑर्डिनेट करवाता है पाकिस्तान आर्मी,
उनको कहाँ से भेजना है, क्या रूट फॉलो करने हैं, सरप्राइज़ कैसे मेंटेन करना है। और स्पेशली वो वहाँ तक भी सब ठीक है, पहले भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं। द फैक्ट कि लोगों की आइडेंटिटी पूछ के टारगेटिंग द हिंदूज़, वहाँ पे भी हमस का एक और फिंगरप्रिंट, उनका वो स्टाइल आता है कि वो रिलीजियस टेररिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि पाकिस्तान इज़ द इस्लामिक नेशनल कंट्री, तो उनके लिए रिलीजन को मुद्दा बनाना सबसे आगे रहता है। तो जब हमस की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और इनकी सोच मिली, तो इस तरह का ऑपरेशन प्लान किया गया। इससे उनका एम ये रहा कि नेचुरली आप जब ये करेंगे, आपके देश के लोग रोष में आएंगे, गुस्से में आएंगे कि हम क्यों हिंदू क्यों टारगेट हो रहे हैं, राइट। और बाकी वो उनका गुस्सा निकलेगा मुस्लिम्स पे या कश्मीरी पे, और इसी तरह का क्योस पाकिस्तान चाहता है हमारे देश में हो। तो ये हर रिलीजियस टेररिज्म का बेसिक एम यही होता है और वो यही कर रहे हैं। इनफैक्ट हमास ने भी जब अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो उन्होंने बाकायदा शूट किया था। वो जो अटैक था उनका, जो मारे थे उन्होंने वहाँ बच्चे, महिलाएं, सबको मारा था, तो उसको बाकायदा शूट किया गया था। और इस अटैक में भी, पहलगाम में भी हम ऐसा सुन रहे हैं कि वो जो उन्होंने हेलमेट पहनी हुई थी, उसके ऊपर कैप लगा के बाकायदा उन आतंकियों ने शूट किया है। रिकॉर्डिंग उसकी है उनके पास। तो ये भी एक स्टाइल हमस के साथ मैच हो रहा है उनका। भगवान ना करे वो वीडियोस कभी बाहर आए, मतलब, और क्योंकि हमारा सॉरी टू से, पर हमारा सोशल मीडिया और मीडिया काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल एक्ट करता है। अगर ये वीडियो कोई बाहर आ गया, इमीडिएटली वो होने लग जाएगा। फैमिलीज़ के लिए, एक आम नागरिक के लिए, इट इज़ वेरी सैड टू सी एक्चुअली, मतलब आप नहीं देखना चाहोगे वो। मैं तो उस तस्वीर को भी नहीं भूल पा रही हूँ सर, कि हरे भरे मैदान के बीच में एक शख्स खून से लथपथ पड़ा है और बगल में एक लड़की है जो चूड़ा पहने हुए बैठी है। नवविवाहित। हाँ बिल्कुल, उसने हाथों में चूड़ा पहना हुआ है। कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई, और मुझे लगता है इस तस्वीर को भी हम सालों तक और कभी भुला नहीं पाएंगे। तो आपने ठीक कहा कि वो तो वीडियोज़ ना ही बाहर आएँ तो बेहतर होगा। लेकिन इस स्थिति में, जैसा आप भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमस स्टाइल का अटैक था, धर्म पूछ के मारना। हमने इजराइल की तरह अटैक नहीं किया है। शायद लोग वो चाह रहे थे कि हम भी जैसा इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, या उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उसे हम फॉलो करें। पर अब जो हमने फॉलो किया है वो कितना कारगर होगा? सिंधु का पानी रोकने की जब बात सरकार की तरफ से कही गई, पहले तो मोदी जी ने ये भी कहा कि आकाओं तक की उन्होंने बात की कि हम आका को भी मारेंगे, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। यस। सो मैं आपको बता दूँ कि अगर पहली बात, अगर मोदी जी ने बोल दिया है तो होगा ज़रूर। बात सिर्फ टाइम की है। इतना हम, मतलब, वो एक ज़माना था कि वो आके बॉम्बे में अटैक करके चले जाते थे और हम यूएन में डोजियर देते रह जाते थे। तो उनको आदत पड़ गई थी कि इनके साथ कुछ भी करो, बस ये यूएन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ये 15 लाख फौज लिए बैठे हैं, पर इन्होंने करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ शोर मचा सकते हैं इनके। अब वो दिन नहीं रहे। ठीक है, आपने कर लिया एक अटैक, राइट। आपके बस की जो थी आपने एक बार करके दिखा दिया कि आप यही कर सकते हो। यही तुम्हारी औकात है कि आके निहत्थे बच्चों को और महिलाओं को और आदमियों को पे अटैक कर दिया। और ये तुम्हारी आर्मी की स्टैंडिंग है कि ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उन्हीं से लड़ सकते हो। लेकिन अब हमारी बारी है। अब हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशंस होते कैसे हैं, आर्मीज क्या करती हैं। नहीं, पर आपको इतना भरोसा है कि 100%। मोदी जी ने अगर कहा है तो वो होगा? 100%। ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ सर, क्योंकि सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ है। वो लोग जो मोदी जी पे ट्रस्ट करके ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है तो होगा, आपको पता है उन्हें एक लेवल दे दिया जाता है तुरंत, है ना। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, उनके एक्शंस का, इनफैक्ट अगर मीडिया भी कर रही है तो उनको तुरंत गोदी मीडिया कह दिया जाता है। ये, लेकिन सर हम सब मानेंगे कि बिना सिक्योरिटी लैप्स के तो ऐसा किसी देश में नहीं हो सकता। ठीक है, या आई एग्री। आई मीन, ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को भी एनालाइज करना चाहिए कि कहीं से तो ये आए हैं, कुछ तो गैप रहे होंगे सिक्योरिटी में कि आके अटैक करके गायब हो गए, राइट। तो फाइन, टेकन। बट पर किसी भी ये में भी सोच का फ़र्क होता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप नेशनल प्रॉब्लम है, ये है, आप कुछ भी होने के एकदम बाद किस चीज़ पे कितनी देर तक अपने दिमाग का कितना परसेंटेज लगाएंगे, ये पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेड है। आर्मी वालों का मोस्टली आइडिया ये रहता है अब क्या
इसको सीधा कैसे किया जाए और बैक एंड पे इन्वेस्टिगेट करा जाए कि ये गैप कैसे हुआ। और वैसे भी देयर आर टू थिंग्स राइट, अगर आप इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करें कि ये कैसे हुआ वर्सेस पहले दूसरा एक्शन है कि हम उनसे बदला लें, तीसरा एक्शन है कि हम कुछ ना करें, वेट करें गवर्नमेंट जो करेगी, तो इट इज़ योर चॉइस। ये मतलब डेमोक्रेटिक देश है, सब कुछ बोलने का हक है। लेकिन मैं दो चीज़ एज अ फैक्ट बता सकता हूँ कि मिलिट्री एक्शन इमीडिएटली करना वाज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने जब ये एक्शन करा होगा उनको पता होगा कि आज रात को जैसे ही अटैक होगा हो सकता है ये बालाकोट स्ट्राइक की तरह एयरफोर्स भेजें, तो वो तो तैयार थे। आप जाके क्यों नुकसान सहना चाहते हैं गोइंग अगेंस्ट एन एनिमी जो ऑलरेडी पूरा तैयार बैठा है चारों तरफ। सो समटाइम्स बहुत ऑपरेशंस में, लाइफ में, किसी चीज़ में वेट करके अच्छा मौका ढूंढना। अब मैंने सरप्राइज़ की बात करी थी राइट, अब हम उनको सरप्राइज़ करेंगे और ये जो सरप्राइज़ होगा ये ऐसा नहीं होगा कि हम उनके सिविलियंस मार के आ जाएंगे। इस बार डिसाइडिंग सरप्राइज़ होगा विच विल हिस्टोरिक सरप्राइज़ होगा। सेकेंडली इन्वेस्टिगेशन 100% होगी, इसकी हो रही होगी। आपको और मेरे को सी इट इज़ लाइक दिस, हम जो आप और मैं आम नागरिक हैं राइट, हमारा रोष, हमारा गुस्सा इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि अगर वो 26 लोग वहाँ सेफ़ नहीं थे तो इसका मतलब हम भी सेफ़ नहीं हैं। अगर डिफाइनिंग लाइन ये है कहीं पे भी अटैक हो सकता है, तो आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, तो कोई कहीं सेफ़ नहीं है। इसका मतलब सिक्योरिटी लैप्स है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे चल रही है, उन्होंने क्या ढूंढा है, किसको पकड़ा है, वो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट होती है। तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का, निर्णय आने का, कमिटीज़ की क्या फाइंड करते हैं, क्या गैप था। तो पर आप ये समझिए कश्मीर में ऑपरेट करना, कश्मीर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत जनता आपके साथ नहीं है। एक है कि आपको घर में, आपको एक है कि दीवार में सेंध ढूंढनी है, एक है दीवार में जिसमें 4 दरवाजे लगे हुए हैं और 5 खिड़कियां भी हैं, तो फिर आप सोचें हवा कहाँ से आ रही है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी, क्योंकि कोई मतलब इतने बड़े अटैक्स 40 साल, ऑलमोस्ट 40 साल से टेररिज्म चल रही है। इन लोगों ने कश्मीरी पंडित जेनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ, इट्स द सेम एरिया। आपको क्या लगता है कि ये जस्ट बिकॉज इमीडिएटली थोड़ा डेवलपमेंट हुआ चेंज हो गए होंगे? ऐसा नहीं है। फैक्ट इज़ अभी भी वो जो सोच है, वो सोच में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो वो ये हमें अपने आप को सिक्योरिटी तो स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। आप इन्वेस्टिगेशन एक अटैक की कर सकते हैं, आप 10 टेररिस्ट मार सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो जो आपने बोला था वो आकाओं वाली बात है। टेररिस्ट लीडर्स जितने हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं बैठते, वो यूरोप में बैठते हैं या कतर में बैठे होंगे। वो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और बहुत बड़े बड़े 5 स्टार्स में रहते हैं। टेररिस्ट लीडर्स और उनके बच्चे, उनकी फैमिलियाँ वहाँ रहते हैं। इजराइल ने क्या करा था यहाँ पे, उन्होंने उनको वहीं मारा था। हाँ। उन्होंने वहीं ढूंढा, वहीं की सरकारों से बात करा कि या तो आप इसको जेल करो या हमें दो, नहीं कर रहे तो फिर हम इनका इलाज करेंगे। वी हैव नेवर डन दैट, हमने वो सब नहीं करा। हमने आज तक कभी, वी हैव रियरली ऑलमोस्ट नेवर गॉन बिहाइंड। कनाडा में पूरे खालिस्तान की लीडरशिप बैठती, सारे बैठते हैं, हमने आज तक कुछ नहीं कर पाए। अभी ये पहली बार इन अ मेजर सक्सेस हम वो राणा को वापस लेके आए यूएस से। पर ऐसे कम से कम 1000 लोग हैं जो हमें दुनिया से चाहिए, तो हमें वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आकाओं को मारना है, वो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में बैठे हैं। तो अगर मोदी जी ने कहा है तो मे बी ही हैज़ सम थॉट बिहाइंड इट, मे बी उन्होंने कुछ सोचा होगा कि अब इंडिया उस पोजीशन में है कि हम थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर डाल सकते हैं कि हम, और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इस बात का गवाह बन जाएगा कि देखिए आप जो भी देश हैं, आप उस आदमी को शरण दे रहे हैं जो ये ऑपरेशंस करवा रहा है, उसके लिए हमें उस सफ़र करना पड़ रहा है। तो आप हमें तो लेक्चर कर रहे हो कि रिस्ट्रेन दिखाओ, संयम दिखाओ, पर आप क्यों नहीं कुछ करते कि ये टेररिज्म ख़त्म हो। तो इस तरह से आई थिंक फॉरेन पॉलिसी की ये अप्रोच रहनी चाहिए कि जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ पकड़ा जाए। पाकिस्तान में तो करेंगे ही जो कर रहे हैं, अननोन गनमैन कर रहे हैं,
जो हमारे एक्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो जो छुपे हैं मुझे लगता नहीं उनको कभी भी ढूंढा जा सकता है। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने कितनी फंडिंग की और उन पैसों पे पाकिस्तान ने सिर्फ मौज काटी है। कभी ढूंढ के तो दिया नहीं, जबकि ओसामा वहीं वहीं बैठा हुआ बैठा था। बावजूद उसके वो पैसा भी लेता रहा, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाता रहा। तो पाकिस्तान में तो जो अगर बैठे हैं आतंकवादी, तो उनको पाकिस्तान कभी सौंपेगा, सच बोलेगा, साथ देगा, ये तो मैंने देखा था बेईमानी है एक सोचना। वो मैंने देखा था, वो फोटोग्राफ थी ओसामा बिन लादेन की, उसने नीचे लिखा हुआ था, पाकिस्तान दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, मेरे से पूछिए, मैं 12 साल शांति से रहा यहाँ। सो वो सबको शरण देते हैं। अलकायदा बनवाया उन्होंने था, तालिबान ने उन्होंने ट्रेन करते, मुजाहिदीन ने। सो पाकिस्तान ग्लोबल सेंटर है टेररिज्म का। बाकी सारे लोग, बाकी सारे देश अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है वो प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान वो सेंटर है जहाँ पे टेररिज्म इवॉल्व होती है, जनरेट होती है। पाकिस्तान सेंटर है, आप जब ये कह रहे हैं, तो असीम मुनीर का ये अटैक हुआ है, उसके कुछ दिनों पहले का ही बयान था जिसमें वो हिंदुओं की बात कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा तुरंत ही पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो वो बयान भी जो कहा जा रहा है कि भड़काने वाला था मुनीर साहब का, आप मानते हैं वैसा और था? हाँ, और उसमें उन्होंने एक और भी बोलता, कश्मीर हमारी जगलर वेन है, तो इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो ये पोजीशनिंग थी। मैं आपको फिर से जो शुरू में मैंने बोला था कि इनकी विकेट काफ़ी मुश्किल में है अभी, राइट। और इन्होंने वो पहले पोजीशनिंग करी, देखो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, फिर ये अटैक करवाया, देखो मैंने जो कहा मैंने वो करवा दिया, अब आप लोग मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं डिलीवर कर रहा हूँ। सो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल इनका अपनी पोजीशनिंग है कि मैं इस देश का राजा बनना चाहता हूँ। और उसके लिए जनता का थोड़ा सपोर्ट, मीडिया का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। और वहाँ के लोग इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं कि मतलब और कुछ किसी भी पाकिस्तानी में हो ना हो, उनमें भर भर के भारत के लिए नफ़रत भरी हुई है। तो उनका जो भी लीडर ये अच्छा कर देता है, वो लीडर उनके लिए सुप्रीम होता है, बेस्ट होता है। तो मुनीर साहब प्रूव करना चाहते हैं कि मैं असली चैम्पियन हूँ क्योंकि मैं भारत के अगेंस्ट ये सब कर सकता हूँ। इस हमले के पीछे असल में कौन है? अगर मैं टेररिस्ट अटैक के पीछे के संगठन की बात करूं, आतंकवादी संगठन की बात करूं, तो वो कौन है? शुरू में टीआरएफ ने, रेजिस्टेंस फोर्स है जो, उन्होंने क्लेम लिया था इसका, जो कि हाफिज़ सईद का ऑफशूट बोलते हैं, फ्रेंचाइजीज हैं ये इस तरह से। क्या होता है कि आपने एक टेररिस्ट संगठन खोला, राइट, और आपने थोड़े टाइम ऑपरेट करा, और कुछ साल बाद वो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देश हैं, उनकी नज़र में आता है, ब्लैकलिस्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी पूछेगा नए नाम रखने में क्या है, अब सारे टेररिस्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, कुछ तो लीडरशिप का भी फ़र्क होता है। आप एक सेटअप चला रही हैं, मैं अलग से चलाना चाहता हूँ, हाँ। तो मैं उसको अलग बना लूँगा। एक तो बेसिक कारण ये भी है। दूसरा ये होता है कि जब ये ब्लैकलिस्ट होने शुरू होते हैं तो इनसे कनेक्टेड लोग, इनके बैंक अकाउंट, इनके ट्रांजैक्शंस, वो सारे फिर सील हो जाते हैं। तो फिर इनको नया नाम से, जैसे कोई, यूँ मान लीजिए कोई कंपनी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दी, तो उसकी सारी टीम बाहर आके नई कंपनी शुरू कर दे, नई फैक्ट्री लगा ली, लोग वही रहेंगे, एम्प्लॉइज वही रहेंगे, बस एक नया नाम रख दिया। सेम सोर्स से रिक्रूटमेंट हो रही है, सेम जगहों से टेररिस्ट आ रहे हैं, सेम ट्रेनिंग कैंप है, सेम लीडरशिप है, सेम सोच है। इट इज़ जस्ट ब्रांडिंग नहीं है। तो एनीवे टीआरएफ उसी का, हाफिज़ सईद का ऑफशूट था, बट इन्होंने पहले भी 2-4 एक्शन करे हैं, और ये इन्होंने क्लेम लिया कि हमने करा है, पर 4-5 दिन बाद ही इन्होंने स्टेटमेंट जारी करा, अरे नहीं हमारा अकाउंट हैक हो गया था, किसी ने हमारे नाम से वो कर दिया। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो टेररिस्ट की इंग्लिश नहीं है, तो लोग वो ये चीज़ें भी एनालाइज होती हैं कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो टेररिस्ट वाली इंग्लिश नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी वाली इंग्लिश है, वो फौज वाली इंग्लिश है। छोटे छोटे शब्दों पे पता चल जाता है। आप और मैं बात करेंगे ना, पता चल जाएगा कि आप बनारस की शुद्ध हिंदी बोलते हैं और मैं हरियाणा का हूँ तो स्ट्रगल कर रहा हूँ तो हमारी हिंदी थोड़ी सी अलग है। सो उसी तरह जब रिटर्न स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उसमें जब आप ध्यान देते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये एटलीस्ट किसने लिखी है ये तो नहीं बता सकते, पर किस सेगमेंट से आई है। तो ये वो फौज या ब्यूरोक्रेसी वाली इंग्लिश है। इसका मतलब जब इन्होंने, टीआरएफ ने पहले क्लेम कर दिया और उसके बाद मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा, सारी चीज़ याद रखिए, हर चीज़ इंडस वाटर ट्रीटी के अराउंड है। वो सिंगल स्टेटमेंट पूरी गेम चेंजर है, राइट। जब उन्होंने वो अनाउंस करा तो पाकिस्तान एक्चुअली में घबरा गया,
तो उन्होंने बोला इनको, आप अपनी स्टेटमेंट वापस लो, आप किसी भी तरह की, क्योंकि इट इज़ लाइक दिस कि अगर मैं पाकिस्तान में बेस्ड हूँ और मैंने बोल दिया मैंने करा ये अटैक, राइट, तो नेचुरली इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलेगी ना कि यार तुम कुछ आप करते क्यों नहीं, आपके करते तो ये वैसे भी कुछ नहीं, पर वो नैरेटिव्स की बात हो जाती है। तो पाकिस्तान हर तरह से कहना चाहता, पाकिस्तान क्या नैरेटिव बना रहा है, ये इंडिया ने खुद कर दिया ताकि वो पाकिस्तान से लड़ाई कर सके। कोई पागल देश होता है क्या जो अपने 30 लोग मार दे? और क्यों, मतलब अगर हमने तुम पे अटैक करना है, हमारे पास क्या रीजंस की कमी है? हम किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत कारण है, हमें बहाने की ज़रूरत नहीं थी। उस कारण से पाकिस्तान ने इनको बोला कि आप ये स्टेटमेंट वापस लीजिए, टू क्रिएट दैट क्लॉज ऑफ डिनाइबिलिटी, ये बोलने के लिए कि हमारा इससे कुछ लेना देना, हम डिनाई कर रहे हैं, ना ही हमें पता ये लोग कौन हैं ये, और उनको भी बोल दिया वापस लीजिए। तो बेसिकली एक तरह का बताने के लिए कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, टू अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज़ ऑब्वियसली 100% ये पैटर्न होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। आपने भी अक्सर सुना होगा, आप इतने पुराने मीडिया में, कि कुछ घंटे वेट करते हैं कि इसका क्लेम कौन लेगा, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं क्योंकि टेररिज्म में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा टूल होता है। आप कहीं कोई टेररिस्ट जाके किसी जंगल में 50 बम फोड़ दे, 2-4 लोग मार दे, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो 9/11 टावर करते हैं, धरती की, पूरे दुनिया की हिस्ट्री बदल जाती है। सो दे गो फॉर टारगेट्स, वो वहाँ करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा शोर हो सके, और दे वांट पॉपुलराइजेशन, क्योंकि जिन लोगों से वो फंडिंग ले रहे हैं, जिन लोगों से वो सपोर्ट ले रहे हैं, जो आइडियोलॉजिकल लीडर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो दिखाना चाहते हैं देखो हमने कितना बड़ा काम करा, तो हम चैम्पियन हैं। तो एक स्टेज आती है जब वो अपने आप को एज हीरोज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोपेगेंडा बहुत ज़रूरी है, और वो प्रोपेगेंडा क्लेम लेने से आता है। तो इन्होंने क्लेम ठीक लिया था, करा उन्होंने है, लेकिन फिर आईएसआई के प्रेशर में, पाकिस्तान के प्रेशर में आके उनको क्लेम वापस लेना पड़ा। तो इट मीन्स कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। तो और ऐसे कैसे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट है इंडिया ने कंप्यूटर हैक करके, हमारा नेटवर्क हैक करके हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे दी। अरे अगर तुम्हारा कंप्यूटर हैक होता तो हम ये स्टेटमेंट थोड़ी देते, हम तो और तुम्हारा नुकसान, मतलब इट्स इलॉजिकल, इट्स मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो उस वजह से इसके पीछे रेजिस्टेंस फोर्स है जो है, और उसके पीछे हाफिज़ सईद का हाथ है और आईएसआई का, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बियॉन्ड अ शेडो ऑफ डाउट, कि मतलब इन्हीं लोगों ने करवाया ये। और हमस के जो मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि कुछ मैंने भी मीडिया में सुना था, ऑब्वियसली इट्स नॉट, मेरे को कोई अंदर की खबर का ऐसे कोई जानकारी नहीं है सरकार के साथ, तो मैंने भी मीडिया में ही सुना था, विच इज़ वेरी वेल, विच आई कैन ट्रूली बिलीव एज समबडी, एज अ प्रोफेशनल, मैंने जो नौकरी करी, या एज अ सिटीज़न जो मैं पढ़ता हूँ, उससे ये 100% प्रूव हो सकता है कि इस पे हमस ने आके इनको गाइड किया होगा। क्योंकि इसको ऐसे देखिए, जो ग्लोबल टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और कतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हमस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये सब लोग और पिछले 2-4-5 साल में फैक्शंस बन गए हैं, कोई किसी के अगेंस्ट ये वो, पर इनकी जो टीम है ये स्टेबल है। तो पाकिस्तान ने इनको बोला होगा कि आपने जो इजराइल में करा, हम यहाँ करना चाहते हैं। तो हमें, क्योंकि हम इस टेररिस्ट एक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए हमने पिछले 4-5 दिन का देखा हो, पर वो महीनों से आ रहे होंगे, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम सब कुछ मॉनिटर कर सकें। इंडिया, हमारी भी कैपेबिलिटीज़ है, वो जाके वहाँ मिलाए होंगे, ट्रेनिंग ले, बिल्कुल। बट जो हर ऑपरेशन को करने का एक तरीका होता है, ये हमस के फिंगरप्रिंट, मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि पाकिस्तान का रोल मॉडल हमस यहाँ पर है। हर किसी का कोई तो रोल मॉडल होता है। for sure. तो उन्होंने जैसे ही वहाँ पे अटैक किया था, और उसके बाद इजराइल ने जब हमास पर अटैक किया, तो सर हम ये भी जानते हैं कि हमस ने कैसे विक्टिम कार्ड खेला। पूरे वर्ल्ड में एक धड़ा ऐसा था जिसका ये कहना था कि अब हमस के साथ जो हो रहा है, या वहाँ के आम जनता के साथ जो हो रहा है, वो गलत है, इजराइल को नहीं करना चाहिए। तो पहले तो खुद ही अटैक करो और निर्दोष लोगों को मारो, और फिर उसके बाद विक्टिम भी बन जाओ। अभी तो भी ये hostage हैं पाकिस्तान के लिए, उनके पास अभी भी हॉस्टेज है। ट्रू, अभी भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ। वो लगातार कुछ लोगों को, हाँ, कुछ को छोड़ा, पर अब
वो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास, हाँ वो हमारे, तो छोड़ दो ना यार होस्टेजेस। भी आप एक्ट भी तो ऐसे करो कि हम पीस चाहते हैं। आप उनको तड़पा तड़पा के मार रहे हो। वो जो बेचारे आए हैं वो वापस आके बताते हैं उनका क्या हाल था। आपने वीडियोस देखे थे उन्होंने वो लड़कियों का क्या हाल करा था, राइट। आप इस तरह के लोगों और फिर आपको विक्टिम कार्ड भी खेलने। पाकिस्तान एग्जैक्टली यही करता है, एग्जैक्टली यही, कि पहले उन्होंने अटैक करने हैं, फिर इमीडिएटली रोने लग जाना है, फिर आप उनके मीडिया पे उनकी बातें सुने, इंडिया ने हम पे इतने अटैक करे, हमारे अंदर टेररिस्ट भेजता है, इंडिया दहशतगर्द देश है। शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है उस देश में। सच तो एक पाकिस्तान का एक ट्रेंड है, वो ऐसा देश क्यों है? पहली बात, उनमें खुद लाज शर्म नहीं है। वो होता है ना, जिस आदमी ने शर्म बेच दी उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस तरह के लोग हैं, वो कुछ भी झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, वो सिर्फ, उन्होंने कभी अपने देश को डेवलप नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि हम अपने देश को सुदृढ़ बनाएं। इसलिए उनके पास ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सिर्फ ग्रांट्स और लोन पे जिंदा होते हैं। वो अकेला देश, अकेला तो नहीं होगा, और भी होंगे आई एम श्योर, पर वो ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट खुशी से अनाउंस करती है पार्लियामेंट में, हमें इतना लोन मिला। सही बात। ये उनकी अचीवमेंट है कि हमें लोन मिला या हमें ग्रांट मिली। दूसरी बात, जैसा कि हर जगह होता है, फॉर एवरी $1 लोन जो उनको ऑफिशियली मिलता होगा, उनको कम से कम 5 अनऑफिशियली मिलता होगा। यूँ लगा लीजिए आम भाषा में कैश ट्रांजैक्शन अंडर द टेबल टाइप, जिससे उनकी ये मिलिट्री जनरल्स, इनके सारे डर्टी वर्क चलता है, टेररिज्म चलाना, टेरर नेटवर्क चलाना है। अभी हम जजमेंटल हो रहे हैं, अमेरिका जजमेंटल हो रहा है। आज से 40 साल पहले उसामा बिन लादेन अमेरिका ने ट्रेन करा था। रशियन से लड़ने के लिए पूरे मुजाहिदीन अमेरिका ने ट्रेन करा था, और पाकिस्तान उनका सुपरस्टार था कि पाकिस्तान हमारे लिए कर रहा है। तो अभी ठीक है, जब उन पे खुद आया तब वो उनका भाषा बदल गई, पर पाकिस्तान ने उसमें बहुत गेन करा था, फाइनेंशियली बहुत गेन करा था, अंधा पैसा फेंका गया था। तभी तो उनको वो आदत पड़ गई है। उनको उस तरह के जैसे होते ना टुच्चे गुंडे, उठाई गिरे किस्म के लोग कि मैं आपके लिए ये चोरी कर दूंगा, मेरे को पैसे दे दो, उनकी वो अप्रोच बन गई है इंटरनेशनल फोरम पे। वो अकेला देश है जो सुपारी लेता है उस तरह से, आप ऐसे मान लीजिए। तो उनके देश में ये जो फॉर्मेट है, उसमें वो यहाँ से लिया, वहाँ से बेल लिया, तो फंडिंग लेते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, जिसके 3 कारण हैं। एक, इंडिया को कंटेन करना, कि साउथ एशिया में इंडिया और चाइना मोस्ट डोमिनेंट पावर्स हैं, लेकिन दोनों आइल के अलग अलग बैठे, एक की एक सोच है, एक की एक सोच है, एक के कुछ दोस्त हैं, एक के कुछ दोस्त हैं। दुनिया में थोड़ा बंटवारा है। ठीक है, हम चाइना तक प्रोग्रेस नहीं करा हमने, पर इंडिया अपने आप में बहुत ही सॉलिड कंट्री है अभी। हम पहले के इंडिया नहीं रह गया। उस हिसाब से इंडिया को कंटेन करना, बिजी रखना, ताकि हम आपस में इतने उलझे रहें कि हम सफल ना हो सकें आगे, वो जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई है, चाइना से, पहले अमेरिका से, कि आप इनको यार बढ़ने मत देना। और आप कैसे बढ़ोगे? आप एज अ ह्यूमन, अगर देश एक इंसान है और रोज़ आप काम पे जा रहे हो, रोज़ आपको कोई पत्थर मार दे, आपके चोट लग जाए, आप मेंटली मतलब आपको इतना स्ट्रेस में रखे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, आप कैसे सफलता के पथ पर चलोगे? सो पाकिस्तान का वो रोल था जिसके कारण उन्होंने बहुत पैसा कमाया। 2014-15 के बाद हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बदली और हमारी अप्रोच बदली, जिसके कारण पाकिस्तान एज अ इंडिविजुअल वो सुपारी लेके भी कुछ लड़ नहीं पा रहा था। उससे क्या हुआ कि इनको पैसे आने बंद हो गए। तो अब ये उस डेस्परेट स्टेट में हैं, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान अलग होना चाहते हैं, सारा देश फौज के अगेंस्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो नाउ, जैसे वो इंग्लिश में डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, राइट। ये उस डेस्परेट स्टेट में है कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और उस सारे में जो ये इनके चीफ मुनीर हैं, वो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं कि मैंने करा, मैं वापस पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके आया। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, इनका बुरा टाइम शुरू हो गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा वो कहते भी हैं, तो वो अंजाम इनका होना है। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी की आपने भी बात की, हम अगर उसका जिक्र करें तो एक आम भारतीय जो समझ सकता है वो ये है कि पानी, हवा, पंछी, इन्हें तो रोका नहीं जा सकता ना कभी। आप इस देश के पक्षियों को ये नहीं कह सकते हैं उधर उड़ के मत जाओ, हवा को नहीं बोल सकते ये बॉर्डर आ गया है उधर जाओ। तो सेम पानी के साथ भी है कि हम
कितना रोक सकते हैं, कब तक रोक सकते हैं? और मीडिया में जो खबरें चली, जो हेडलाइंस थी कि बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, इस तरह की भी चीज़ें थीं। इसकी क्या हकीकत है? क्या हम कितना पानी रोक सकते हैं पाकिस्तान का, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? और हमने ये भी पढ़ा कि इससे पाकिस्तान वॉर ऑफ एक्शन के तौर पर देखता है, तो ये आप कैसे समझाएंगे? तो मैं फर्स्टली पहले हवा, पानी, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, सब में एक एक डिस्टिंक्टिव एक फ़ीचर है। उनमें ये है कि हवा और पानी सबसे क्रिटिकल हैं हमारे सस्टेनेंस के लिए। अगर ज़िंदा रहना दोनों चाहिए। हवा कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पानी पे डैम बनाना इंसान ने सीख लिया, राइट। पानी को हम फिर भी रूट कर सकते हैं, नदियों के रुख मोड़ दिए, डैम बना दिए उधर। हर कोई इसको पानी की लड़ाई समझ रहा है, राइट। लेकिन आप यहीं पे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे हमारी सरकार पे भरोसा है। वो हमेशा बहुत सोच के बोलते हैं। ये लड़ाई पानी की नहीं है, लड़ाई टाइमिंग की है। पानी तो हम देंगे, हम तड़पाएंगे, मतलब, लेकिन अब कब देंगे वो तो हम उनको पागल कर देंगे। आप घर में रहते हैं, आपको सुबह 7 बजे उठ के तैयार होकर 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, 8:30 9, और ऑफिस पहुंच के आप शाम को आओगे, नहाओगे धोगे, खाना बनाओगे, चाय पियोगे, ऑल दैट। आपको मैं बताऊं ना कि मैं दिन में पानी कब दूंगा, आपका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। क्योंकि पानी के बिना हम रह नहीं सकते। पीना भी है, खाना भी है, नहाने धोने के लिए भी चाहिए। मैं आपको रात को एक दिन 12 बजे दे दूं, आप तैयार होकर बैठोगे, रात को 12 बजे आएगा ही नहीं। सुबह सुबह 3-5 बजे आ जाएगा। अब फिर उठ के भाग के इकट्ठा बाल्टी इकट्ठी करोगे, फिर 15 मिनट दूंगा, बंद कर दूंगा। जब आप ऑफिस में हो तब 2 घंटे दे दूंगा और बोल दिया तो है। स्टोरी टाइमिंग की है और कितने पानी की है। हम नदियाँ नहीं रोक रहे, नदियाँ नहीं रोकें, क्योंकि इट इज़ लाइक दिस। अब इसको मान के चलिए, वहाँ पे 20-22 करोड़ है। ऐसा तो नहीं हम उनको सूखा प्यासा करके मार देंगे। ऐसा देश तो भारत नहीं है और ना ही मोदी जी हैं। लेकिन हमें एक बार उनको समझाने की ज़रूरत है कि हम ये कर सकते हैं और आने वाले कुछ महीनों में ये करके दिखाएंगे। तो नदियाँ नहीं रोकी जाती, सिर्फ फ्लो मेंटेन करा जाता है आपके पास। और हमारे पास इतना वेयरविदॉल है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ऐसा नहीं हम पूरी नदी को रोक के उसको डैम में, रिजर्वायर में डाल देंगे। लेकिन हमारे पास 10-15% का प्ले करने का स्कोप है और उतना ही चाहिए। अभी जब ये फसल का टाइम आएगा तब नहीं देंगे। उसके बाद उसी पानी से अर्बन सेंटर्स मेंटेन होते हैं, घरों में पानी जा रहा है, अस्पतालों में जा रहा है, हर जगह पानी है, वो हर जगह जा रहा है। तो आप उनको देंगे, जो कब देंगे ये नहीं बताएंगे, आप उनको कभी भी छोड़ देंगे। किसान को तो तभी चाहिए ना जब ही चाहिए। अगर वो 15 दिन निकल गए फिर वो क्या करेगा? तो बस ये एक्चुअली लड़ाई टाइमिंग की है। और क्योंकि हमने ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, इट्स इन अबेंस, मतलब एक तरह से हम वो ट्रीटी नहीं मान रहे, तो उसके 3 मेजर इफेक्ट होते हैं, राइट। एक, हर महीने या क्वार्टर पाकिस्तान से, मैं अब बस इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, ऐसे मैं भी वाटर ट्रीटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कोई ट्रीटी, बट द थिंग इज़ कि बिकॉज इस फील्ड में मैंने काम तो थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा अब और पढ़ा, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये हमें 3 एडवांटेज देता है। और इसका एम क्या है? इसका एम ये है सबसे पहले कि पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए जब उसके घुटने धरती पे आ गए हों, और तब बुला के बेटे कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो ये होता रहेगा। क्योंकि ये जो वाटर ट्रीटीज़ होती हैं ना, ये एक नेचुरल जस्टिस भी लॉ करते हैं कि पानी को, जैसे चाइना से भी पानी आता है हमारे लिए, अब सैकड़ों देश हैं जहाँ पे नदियाँ तो बॉर्डर्स फॉलो नहीं करते, सब जाती हैं। तो एक माना जाता है कि पानी नहीं रोकेगा कोई, क्योंकि सबकी सिविलाइजेशन, सबके देश उसी पानी पे सस्टेन करते हैं। लेकिन चाइना से हमारी कोई ट्रीटी नहीं है जैसी इंडिया पाकिस्तान की है। इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी इसलिए हुई थी क्योंकि जैसी देश आज़ाद हुए थे, हमें सब कुछ फॉर्मलाइज करना चाह रहे थे। तो जब वाटर सिस्टम्स की बात हुई, बेसिकली 2 वाटर सिस्टम है, टेक्निकल नहीं करते, मोटी बात यह है कि जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है उसका 82% पानी पाकिस्तान यूज़ करता है और 15-17% हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्थ का थोड़ा पैच होता है, पाकिस्तान पूरा है। ये भी एग्री कर दिया कि ज़्यादा पानी आपको देंगे। ये भी एग्री करा था कि कभी हम पानी स्टोर नहीं करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी भी परसेंटेज डिफाइन है ताकि आपके लिए पानी कम ना हो। डैम्स की भी लिमिटेशन थी। तो वो सारे का सारा ऐसा बनाया था कि पाकिस्तान को कोई डिसएडवांटेज ना हो, क्योंकि ये पानी है। लेकिन इसमें इंडिया ने
इतना मैनेज पिछले 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए डैम बने हैं, स्पेशली बगलिया JNK में 2 डैम बने, बगलियार, किशनगंगा, ये वो हमने वाटर को कंट्रोल करना आ गया। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि हम 10-15% पानी इधर उधर स्लूज गेट्स से मैनेज करके रख सकते हैं, और उतना ही चाहिए। हमें पूरी नदी नहीं रोकनी, हमें सिर्फ फ्लो थोड़ा कंट्रोल करना है, और उतने में पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा। क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, स्टोरी टाइमिंग की है। और तीसरी चीज़ जो इसमें आती है, टाइमिंग, कंट्रोल, और तीसरी आती है अनसर्टेनिटी। ये बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं कि जो आपने अपने दुश्मन के दिमाग में ना, आप लड़ाई कब करते हो? जब आप सारी चीज़ आपके हाथ खड़े हो जाते हैं कि ये तो आदमी मान ही नहीं रहा भैया, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनसर्टन हो, आप लड़ाई नहीं कर सकते। तो हमने पाकिस्तान को अनसर्टिनिटी में छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ दिमाग से पागल कर देंगे उनको, ये कि उन्हें अब पता नहीं है पानी देंगे या नहीं देंगे, ये अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो रोज़ बस यूँ चीखते रहेंगे, इंडिया ये है, इंडिया वो है, करेंगे कुछ नहीं वो भी, क्योंकि कर नहीं सकते। बिकॉज देयर इज़ नो सर्टेनिटी टू एनीथिंग। यू गो टू वॉर व्हेन इट इज़ सर्टन, राइट? आप तब लड़ाई तब करने जाते हो जब आप सर्टन हो कि और कोई रास्ता नहीं बचा। पर हमने उनको ना इधर का छोड़ा ना उधर का। और जहाँ तक मिलिट्री एक्शन की बात है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैं शुरू से, क्योंकि अगर बोला गया है तो होगा ज़रूर। और मिलिट्री एक्शन को हमेशा ऐसे नहीं समझना चाहिए। एक तो वॉरफेयर बहुत चेंज हो गया है। अब जब भी हम मिलिट्री एक्शन, हम सब नागरिक इमेजिन करते हैं, भाई वो खुकरी लेके गोरखा चार्ज कर रहा है, या टैंक चल रहा है, या फाइटर जेट आ गया है। वो आज के वॉरफेयर काफ़ी ड्रोन, एयरफोर्स, मिसाइल डोमिनेटेड है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत है, ऑल दैट। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जिसको काइनेटिक एक्शन बोलते हैं, कि टैंक ना जाए लेकिन कोई ड्रोन या मिसाइल कुछ कर दे, या हम उनका बॉर्डर एरिया की कुछ पोस्ट ख़त्म कर दें और उनको अपनी तरफ ले लें, LC रीडिफाइन कर दें। पर कुछ ना कुछ मेजर ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि पूरा देश चाहता है, हम भी चाहते हैं कि कुछ करो, बहुत हो गया इनका। और फिर अब मुझे पूरा विश्वास है ये सरकार करेगी कुछ। और लास्ट के जो एक्शंस थे विच हैव बीन कैरिड आउट, वीज़ा बंद करना, ये वाघा अटारी बॉर्डर पे जो BSF और इनका खेल कूद होता था, वो तो बहुत अच्छा किया, बंद कर दिया एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद बॉर्डर्स, वीज़ा, हाई कमीशन बंद कर, ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं एक्चुअली। पहले भी जब होता था हाई कमीशन इंडिया पाकिस्तान, बहुत बार बंद हुए हैं, मिशंस गए हैं वापस, वीज़ाज़ बहुत बार कैंसिल हुए हैं। पर आई थिंक इस बार उसको लंबा रखा जाएगा। आई थिंक इस पूरी का समरी ये है कि इस बार पाकिस्तान को ट्रैक पे सीधा किया जाएगा, जिसको, और जब तक वो नहीं होगा ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। अब उनके यहाँ पे पेशेंट्स आए हुए हैं, लोग फिर वो होते हैं ना कि इनकी क्या गलती है, ये तो इलाज कराने यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं, इनकी क्या गलती, इनका वीज़ा क्यों कैंसिल करे? आप इसको ऐसे देखिए, मेरे को उस आदमी से दुश्मनी नहीं है जो अपना दिल का इलाज कराने आया है, राइट? पर वो इंडिया किस लिए आया है? क्योंकि हम चीप मेडिकल केयर देते हैं और वेरी गुड क्वालिटी। तो इशू ये नहीं है कि हमारे पास एक ही डॉक्टर है पूरी दुनिया में जो इंडिया में बैठता है। इशू ये है कि हम सस्ते में कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक बात। तो जब आप हमारे 30 निहत्थे इंसान मार सकते हो, आप दूसरे को इतना तो बोल ही सकते हो ना कि थोड़े ज़्यादा और पैसे खर्च के भाई दुबई चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, US चले जाओ, कहीं और चले जाओ। उसको तो हम इतनी तकलीफ दे रहे हैं ना कि थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च लो। हमारे तो लोग मर रहे हैं। तो इस आई डोंट बाय दिस कि उनकी क्या गलती है, तो हमारी क्या गलती है, उन लोगों की क्या गलती थी जो पहलगाम में थे। और वही कह रहा हूँ, यहाँ तो लोग असली में मर गए हैं। हम उनको मार तो नहीं रहे ना, हम यही बोल रहे हैं कि आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, आप कहीं और जाके करा लो। ऐसा तो नहीं है कि और जगह डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स नहीं है। हाँ। तो हम ही क्यों वो बने रहें कि जब उनको सस्ता इलाज चाहिए तो भी हमारे हैं, उनको टेररिस्ट भेजने तो भी हमारे आए, उनको गालियाँ देनी है तो भी हमारे दो। तो ये नहीं चलेगा अब। तो आई थिंक अब इस बार पाकिस्तान को ठीक किया जाएगा, ठीक से। पर सर, ये जो आपने बात बताई, ये तो वहाँ जो आम आदमी रह रहा है, जो किसान रह रहे हैं, आम नागरिक जो है, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने वो बताया। पर असल हिम्मत जो पाकिस्तानियों को आ रही है या उनके आतंकियों को आ रही है, वो तो फ़ौज से आ रही है। तो क्या ये जो पानी का रोका जाना है, वो उनकी सेना को, उनकी फ़ौज को भी इफ़ेक्ट करेगा? डेफिनेटली। सो उसमें क्या है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, उस पर कैनाल्स, राइट? और जो हमारा आर्मर्ड वॉरफेयर होता है, जो टैंक का वॉरफेयर होता है, जो टैंक्स मूव करते हैं, उनके लिए कैनाल बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है।
फिर उसमें तो उनको पार करने के तरीके बनाए जाते हैं, इंजीनियर्स वाले पुल बनाएंगे या इन्फेंट्री वाले पार करके वहाँ से एक पूरा ऑपरेशन होते हैं, कैसे करे जाते हैं। मेन बात यह है कि लड़ाई के दौरान वो पूरे के पूरे पानी से भर दिए जाते हैं परमानेंटली। आप इसको ऐसे देखिए कि 65 की लड़ाई में, राइट, हम उनको पानी दे रहे थे कि वो कैनाल भर के रखे ताकि हमें ही क्रॉस करना है। वो 71 में ऑल द टाइम कैनाल्स वर फुल, जो पानी हम ही दे रहे हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी इतनी सॉलिड ट्रीटी है, आप इसको ऐसे देखिए कि जो आपकी फ़ौज वो कैनाल पार करने की कोशिश कर रही है, वो पानी का जो ऑब्स्टेकल है वो हमने ही दिया हुआ है, तो अब वो पानी नहीं होगा। तो उससे जो पूरा ऑब्स्टेकल सिस्टम है, जो पूरा आर्मी का ऑपरेशन है, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि एक बहुत बड़े कैनाल को लबालब पानी से भरा हो पार करना वर्सेस जब वो ड्राई हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेकेंडली, आर्मी एक जब ऑपरेशंस में जाती है, लड़ाई में जाती है, तो नेचुरली कैंटोनमेंट से बाहर निकलेगी, ऑपरेशनल एरिया में बेस्ड होगी। आपकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप इस्टेब्लिश वाटर सोर्स से दूर आ गए हो, तो आपकी जो इन हैंड वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, वो मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैंटोनमेंट्स में तो मुश्किल होगा ही होगा, क्योंकि सेम जो हमने डिस्कस करा, लेकिन ऑपरेशनली वाटर मैनेजमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जिन सोर्सेज पे आप डिपेंड कर रहे थे वो सोर्सेज ड्राई आउट हो जाएंगे। और आप भी अपना जैसे हम अपना घर पे प्लान करते इतने बजे खाना बनाएंगे, इतने बजे ये करेंगे, अगर आर्मी के ऑपरेशन में पानी कब मिलेगा यही नहीं पता होगा, उनके पूरे ऑपरेशंस ख़राब हो जाएंगे। आप यही नहीं प्लान कर सकते लड़ना कब है, और ये सारी की सारी जो प्लानिंग है इस चीज़ पे डिपेंड करती है। आर्मी में रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे लिए जाते हैं कि पानी है, खाना है, अब आगे प्लान करते हैं। लेकिन अगर उसमें यही आ जाए पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो लड़ना कैसे है? तो इसलिए उनके ऑपरेशंस बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे, और ये सारा फिर से विल गो बैक टू मुनीर। अच्छा, कि जनरल मुनीर जो है उसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, क्योंकि उसका डिसीजन नेचुरली ऐसा तो नहीं है किसी दिन मुनीर ने पूरी आर्मी में अनाउंस करा था हम टेररिस्ट भेज रहे हैं पहलगाम में। मस्ट बी वेरी नीड टू नो बेसिस, उसको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि वैसे भी वो आर्मी में सबको नहीं बोल सकते। आर्मी में इमरान खान को पसंद करने वाली एक पूरी लॉबी है जो कि मुनीर से नफ़रत करते हैं, तो वो जो फैक्शंस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी में, जो कि आपको हमारे यहाँ नहीं दिखेंगे। इसलिए इंडियन आर्मी इतनी सॉलिड है। ठीक है, मैं एक सिटीज़न हूँ, मुझे वोट करना है, तो हो सकता है मैं एक पार्टी को वोट कर रहा हूँ, दूसरा मेरा जो साथी है दूसरी को कर रहा है, दैट इज़ माई राइट एंड ड्यूटी एज अ सिटीज़न। बट हमारे यहाँ फैक्शंस नहीं होते हैं, पॉलिटिकल लॉबीज़ नहीं होती कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान का हाल है, क्योंकि वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स, हमारे लिए देश, झंडा, यूनिट, रेजिमेंट, ये सब उनके लिए मैटर करता है। पावर, मनी, प्लॉट। तो एक अभी मुनीर साहब ने पंजाब में वेरी रिसेंटली अनाउंस करा था, जनरल मुनीर ने लोकल पार्टी के साथ मिलके, कि जो हमारे राजस्थान गंगानगर के आगे का एरिया, उनका जो एरिया गंगानगर, हम भी इसको गंगानगर की तरह हरा भरा बनाएंगे। एक कैनाल यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पानी आएगा, ये हरा भरा होगा, और यहाँ पे सोसाइटीज़ बनेंगी। पाकिस्तान आर्मी में प्लॉट काटने का बहुत बड़ा स्कैम है, ये ज़मीनें बहुत बेचते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्लान कर रखा था। इन्होंने क्या सोचा था कि भारत वाटर ट्रीटी बंद कर देगा, वो पूरा प्लान भी डूब गया इसका, और उसका भी करता धरता जनरल मुनीर था कि नया स्कैम तैयार हो रहा था पूरा शहर पे प्लॉट बेचने का। सो नॉट ओनली ये एक करप्ट और इनह्यूमन किस्म का आदमी है, पर उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान में भी नफ़रत करने वाले बहुत हैं। सो ये जो फैक्शंस हैं, ये फॉल्ट लाइंस हैं, अब ये एक्सपोज होंगी, क्योंकि अब आप ऐसे ले लीजिए, बाकी के लोगों को कॉल लेनी पड़ेगी कि या तो हम इस आदमी के पीछे चल के अपने देश का सत्यानाश करवा लें, या हम इसको हटा के कोई ठीक है, वो हमारे दुश्मन है, एक तो खुल के बोलना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, आप उसको आइडेंटिफाई करके बोलो। लेकिन उनमें भी अच्छा लीडर हो सकता है ना, जो और कुछ नहीं अपने देश के लिए ही ठीक कर ले। उनके पास अभी वो भी नहीं है, तो हो सकता है पाकिस्तान आर्मी डिसाइड्स कि लेट्स रिमूव हिम एंड वी ब्रिंग इन समबडी हुज जो आर्मी का, देश का बेटर कर सके। तो ये चीज़ें भी अभी बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएंगी।
पाकिस्तान ये कहता है कि तुम अगर सिंधु का पानी रोक रहे हो तो हम शिमला समझौता रद्द कर रहे हैं। तो शिमला समझौता क्या है उसमें कुछ कि हाँ कर दो रद्द, आप हमारे 93,000 जो हमने तुम्हारे बंदे वापस करे थे वापस दे दो। उसका पहला क्लॉज सबसे बड़ा तो ये था कि इट वाज रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश। तो पाकिस्तान कह रहा है हम शिमला मतलब वो बांग्लादेश को मानना बंद कर देंगे। दूसरा था हमने 93,000 आपके जो सैनिक जिन्होंने सोचो 1 लाख लोगों फौज ने हाथ खड़ा कर दिया। ये पहली बात तो वो क्या तो फौजी। दूसरी बात ठीक है वो लाख वापस करोगे क्या तुम, तो शिमला एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है आज की भी। तो तीसरी चीज़ उसमें ये थी कि जो सीज़ फायर लाइन थी उस टाइम उसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया कि ठीक है ये सीज़ फायर लाइन है, आज से आप इधर हम इधर। आप खुद ही बोल रहे हो कि अब ये सीज़ फायर लाइन है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है हम आते हैं अंदर, फिर रोको, रोक सकते हो तो रोक लो। आप खुद ही बोल रहे हो ना कि ये तो LOC नहीं है। तो इट हैज़ नो वैल्यू। इट इज़ जस्ट जैसे इंडिया ने वाटर ट्रीटी बोला, इनको बस अपने दिखाना था कि हम भी कुछ कर देंगे, तो इन्होंने बोल दिया शिमला एग्रीमेंट। हमारी एज में कोई हमें बोले कि तुम्हारे 10वीं के नंबर अब मैं नहीं मान रहा, तो मत मान भाई। ठीक है, मैं उसके बाद बहुत पढ़ाई कर चुका उस पर। इट इज़ लाइक दैट, शिमला एग्रीमेंट नो वैल्यू एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो उसको रद्द करके इन्होंने कोई तीर नहीं मार दिया उसको। वही मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश के अगले दिन क्या बांग्लादेश ने बोला वो आई एम सो सैड मैं देश नहीं रहा, ऐसा तो नहीं माना। तो ये भी नहीं, तो इट हैज़ नो वैल्यू एक्चुअली, उस स्टेटमेंट में कुछ दम नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा ये भी बोलता रहता है, हमारे साइड से तो नहीं कहा गया कि हम वॉर करेंगे। मैंने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हो। लेकिन अगला ये ज़रूर बोलता है, पाकिस्तान ये ज़रूर कहता है कि हम भी परमाणु संपन्न देश हैं। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि भैया तुम अटैक करोगे तो हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, हम भी परमाणु संपन्न देश हैं। मतलब वो तो सीधे परमाणु शक्ति का हवाला देना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली हैसियत भी है उनकी। एक ना मैं आपको इसको ऐसे एज अ ह्यूमन समझाता हूँ, राइट, पर्सनालिटी बेस पे। अगर मैं हमेशा देशों को इंसान की तरह पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रशिया कैसे बिहेव कर रहा है, चाइना कैसे कर रहा है, मैं ये सोचता हूँ एक आदमी ऐसे क्यों कर रहा है, तो मुझे समझने में आसानी रहती है। पाकिस्तान वो आदमी है जो बहुत ही एक, जैसे मान लीजिए एक हॉल में 10-50 लोग बैठे हैं, वो सारे हर आदमी एक देश है। पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब और कमज़ोर आदमी है उस पूरी भीड़ में। उसके पास अपने आप जहाँ सारे संपन्न लोग बैठे हैं, सारे ताकतवर लोग बैठे हैं, उसके पास एक ही तरीका है अपने आप को दिखाने का कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीख लूँ ताकि लोग मेरी तरफ देखते रहें। उसका वो ये हाल है। जो एक्चुअली सॉलिड लोग होगा, जो असली में कोई पहलवान होगा या बहुत अमीर होगा, वो चुप करके कॉर्नर में बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब कुछ होगा मैंने ही करना है सब, इसके बस का कुछ नहीं। तो पाकिस्तान उस तरह से चीख चीख के, बोल बोल के दूसरों से ज़्यादा खुद को आश्वासन देने की कोशिश करता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उनके लीडर, उनके यूट्यूबर, उनके मीडिया वाले, उनके रिटायर्ड जनरल, उनके हर किसी का दे लिव एक बेसिक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, राइट। आप अगर ऐसे देश को बिलोंग करते हो कि जहाँ बाहर जाओ आपकी बेइज्जती हो रही हो, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आपकी बेइज्जती हो रही हो, जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट दिखाओ लोग बोलें तुम साइड पे आ जाओ, ठीक है। दुनिया के 4 वर्स्ट पासपोर्ट में पाकिस्तान का पासपोर्ट है। मुझे लगा लिया इराक का पासपोर्ट पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, या इराक, लीबिया, सूडान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान उस रेंज में है अपने पासपोर्ट के, दुनिया के 4 वर्स्ट पासपोर्ट। और ये तो वो जब अपने आप को बोलते हैं हम इस्लामिक देशों के लीडर हैं, तब इन सारी चीज़ों से दे आर मेजरली इन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इनके एज अ सिटीज़न, एज अ लीडर, इनके जनरल, तो ये जो आपस में वो करते रहते हैं, डोंट वरी हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, अरे यार सैलरी तो दे लो कम से कम लोगों को। आप अपने देश में लोगों को सैलरी, बिजली तो दे लो, पानी तो दे लो। अब वहाँ तो पहुँचो, न्यूक्लियर बम तो बहुत देर की बात है। तो ये जो बोलते हैं, ये वही मैं कह रहा हूँ, अपने आप को ज़्यादा आश्वासन देना है, बजाय कि इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो है इनके पास न्यूक्लियर पावर, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं एक बार बोलूँ ठीक है इन्होंने 1-2 बार चला भी दिया, ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे 2 देश के, इनका तो देश ख़त्म हो जाएगा। ये तो कुछ भी मतलब, तो इनको भी पता है कि फ़र्स्ट स्ट्राइक का क्या रेप्रिकॉशंस होगा। और इंडिया पाकिस्तान में फ़र्स्ट स्ट्राइक एक वो ट्रीटी होती है कि पहले मैं नहीं चलाऊंगा। न्यूक्लियर वेपन्स के अराउंड ही है ये पूरी दुनिया में, क्योंकि सबको पता है जिस दिन एक चला उस दिन फिर हज़ारों चलेंगे, और इसका मतलब दुनिया की आधी जनता तो गायब हो जाएगी, राइट, और धरती 100 साल पीछे चली जाएगी। तो एक
नो फर्स्ट स्ट्राइक करके वो होता है, इंडिया पाकिस्तान में वो नहीं। और तो पाकिस्तान इस बात की एडवांटेज लेता है कि अगर तुमने लड़ाई करी हम चला देंगे, अगर तुमने लड़ाई करी हम चला देंगे। ऐसा वो बस आपस में एक दूसरे को खुश करने वाली बात है। बाकी फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता। लोगों के डर क्या होता है कि पाकिस्तान इज़ अ रोग नेशन। जैसे जो आदमी पागल हो जाता है ना, उस पागल आदमी के हाथ में आपने न्यूक्लियर बटन दे रखा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो एक वो फियर रहता है हमारे पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में, हमारी सरकार में, कि ये पागल लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको वे इन करते हुए, उसको कंसिडर करते हुए हम लोग डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को मिलिटरीली हराना मुश्किल है, वो ख़त्म देश है, जो कुछ टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे आदमी से डील करना आप चाहोगे, वहाँ पे हम रुक जाते हैं। और क्या आप इनके साथ मिलिट्री, क्योंकि हमारी भी बहुत कैजुअलिटीज़ होंगी, उसको कोई मना नहीं कर सकते, हमारे भी हज़ारों लोग मरेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम हज़ारों लोग लूज़ करें? तो एम क्या है? पाकिस्तान को घुटने पे लाना। वो ये कंटेन्ड मिलिट्री एक्शन जो जब भी होगा ज़रूर, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी करे। और दूसरा वाटर ट्रीटी और इनके वीज़ा, अगर इनसे अचीव हो सकता है तो क्यों नहीं। आपने कहा ये होगा ज़रूर, चाहे कभी भी हो, पर ये होगा ज़रूर, चाहे वो हमारी तीनों में से कोई भी सेना की तरफ से किया जाए। आप सर मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ भी काम कर चुके हैं, आप आर्मी के साथ भी रहे हैं। इसका क्या कोई टाइम फ्रेम भी होता है? मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे ऊपर किसी ने हमला किया और मैंने जब तुरंत ही पलट के थप्पड़ नहीं मार दिया, या मैंने जब तुरंत ही अटैक नहीं कर दिया, तब तक उसका बदला पूरा नहीं हुआ। ये एक आम इंसान के घर में होता है कि मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को या मेरे भाई को या मेरे बच्चों को किसी ने मारा तो मुझे तुरंत अटैक करना है। क्या आर्मी के लिए भी इसमें कोई टाइम फ्रेम होता है कि हाँ जी अटैक इतने समय में करना है? हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आई मीन द लॉजिक ऑफ इट, राइट। लॉजिकली आज हम पे अटैक हुआ और मान लीजिए आज से 8 साल बाद सरकार ने कुछ करा और बोला पहलगाम का बदला ले लिया। बोले ये क्या बात है यार। सो रिवेंज, जो अवेंजिंग योर सोल, जो टाइम फ्रेम यस डेफिनेटली होता है। आई थिंक इट शुड नॉट गो मोर देन 3 to 6 months उसके अंदर, क्योंकि अभी दोनों हाई अलर्ट पे हैं। अभी छोटी चीज़ नहीं चलेगी, राइट। आप छोटा एक्शन नहीं ले सकते। और छोटा एक्शन, अब आपके पास आर्टिलरी होती है जो तोप खाना, आप उनको बोले आप 5 लाख गोले फेंक दो उन पर, एक हफ्ता फेंकते रहो गोले, आपने लाखों गोले मार दिए। बोले हमारे कुछ भी नहीं हो, पहाड़ पे गिरे, कुछ इम्पैक्ट नहीं है। कई चीज़ों में रिसोर्स बहुत जाता है, इम्पैक्ट नहीं आता। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ इम्पैक्ट, और वो कैसे आएगा वो प्लानर्स जानते हैं। पर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर अ वाइल अगर आपने बहुत लेट करके लगा, फिर बोलोगे आप क्या फ़ायदा यार, वो क्योंकि इमोशंस की बात होती है। अभी अगर आप कुछ करते हैं जल्दी टाइम फ्रेम में, पूरा देश आपके साथ खड़ा है कि हम चाहते हैं ये हो, तो आपके पास भी वो कॉन्फिडेंस है एज डिसीजन मेकर कि पूरा देश मेरे पीछे खड़ा है। वो 20-50 लिबरल गैंग छोड़ के, जिनको हमेशा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा दर्द रहता है, बाकी तो पूरा देश आपके साथ है। तो आप इसीलिए टाइम फ्रेम ज़रूरी है। मैं अपने पॉडकास्ट में सर हमेशा टेक ऑफ की बात करती हूँ, लैंडिंग की बात करती हूँ, क्रैश लैंडिंग की बात करती हूँ। अभी आप कश्मीर को किस जगह पे देख रहे हैं? क्योंकि मैं जितना समझ पा रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट, ये सीज़न तो गया, 100%। कश्मीर में जो उनका एकमात्र खाने का, जीने का, रहने का ज़रिया है वो है टूरिज़्म। और ये भले पहलगाम में हुआ है, पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि श्रीनगर भी अभी तो कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो वो कश्मीर जिसे हम अपने साथ आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसे हम चाहते थे वो भी विकास के रास्ते पर बढ़े, आगे मेन स्ट्रीम में आए, वो कश्मीर को आप अभी कहाँ पर देख रहे हैं? मैम, कश्मीर का काफ़ी अच्छा टेक ऑफ होने वाला था। अगर आपके टर्म्स यूज़ करें जाए, कश्मीर का काफ़ी अच्छा टेक ऑफ होने वाला था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, 370 चला गया, इंटीग्रेशन। आप थोड़ा सा कश्मीर को समझे, कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जम्मू रीजन में फिर भी है, कश्मीर में नहीं है। वो 5-10 कारपेट फैक्ट्री से फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एजुकेशन काफ़ी लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, बिजली अब पहुंची है वहाँ पे दूर दराज गाँव में। तो उसमें जितना भी काम हुआ है, इसका मतलब ग्राउंड वर्क रेडी था। उसके बाद थोड़ा लोगों पे आता है। अब जैसे इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट, आपने इंडिया में कितने शहरों के आसपास स्टेट्स SCCs बने,
फैक्ट्री तो हम ही लगाएंगे ना आप और मैं, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। मैं आपको, सरकार मुझे ये बोल सकती है आपके लिए बिजली मिनिमम कर दी, सब्सिडाइज कर दी, पानी का एक्सेस दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर अगर जूते की फैक्ट्री लगानी है वो तो आप और मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। वहाँ ये नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं है। आई थिंक वो कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि वो शुरू से ये सोचते, आई थिंक उनका थोड़ा दुर्भाग्य भी है, मैं भी मानता हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ है या तो उनको पाकिस्तानी कभी कोई अटैक कर देता, रेडर्स आ गए, टेररिस्ट आ गए, तो वो हमेशा एक आप और मैं नॉर्मल शहरों में रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा वो इशू था रहा है, लेकिन अभी उनको बहुत अच्छा मौका मिला है कि ठीक होने का। आई एग्री, ये वाला जो फेज़ है, ये साल है, टूरिज़्म विल बी इम्पैक्टेड वेरी बैडली, नो डाउट, राइट, क्योंकि बहुत जगहों पे वो कॉल भी आ गई है कि कश्मीर टूरिज़्म को बॉयकॉट करो, क्योंकि वो लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के तो अटैक नहीं हुआ था, तुम क्यों आए तुम्हारे यहाँ, क्यों हम वहाँ पे आके टूरिज़्म करें और तुम पैसा कमाओ और बदले में तुम उनको सपोर्ट करो। ये उनका लॉजिक है लोगों का। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि हम आपस में बटें, हमें कश्मीर और जाना चाहिए। तो जिसका जो दिल करता है करो, मैं तो नहीं जा रहा, खैर राइट। मैंने बहुत टाइम काट लिया वहाँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये कॉल कश्मीरीज़ की है, आपकी या मेरी नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, कश्मीरीज़ को ही डिसाइड करना पड़ेगा। हम एक संपन्न भविष्य चाहते हैं जहाँ हमारे बच्चे अच्छे स्कूल जा सकें, यहाँ पे सड़कों पे सेफ्टी हो। वो कहते हैं हमें प्रॉब्लम है, आर्मी खड़ी है, तो आप कुछ कीजिए ना कि आर्मी वापस चली जाए। मैं रोहतक शहर का हूँ, रोहतक में तो आर्मी नहीं खड़ी, ठीक है, क्योंकि तो आपको कॉल लेनी है ना, आप अपने लीडर्स को बोलिए, आप अपनी कम्युनिटी में बोलिए कि यार बस करो, मतलब एटलीस्ट हमने जो सहा हमारे आने वाली जनरेशन्स को नहीं सहना चाहिए। यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए ताकि टूरिज़्म फ्लरिश करे, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, कोई बड़ी बाहर के MNCs आके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खोलें, IT सेक्टर आए। लेकिन अगर आपको सारा टाइम दिल में नफ़रत भर के रहना है और हर बात पे गलत चीज़ों का सपोर्ट करना, फिर कैसे होगा। तो चेंज, जो कल्चरल आइडियोलॉजिकल चेंज है, वही एक ज़रूरत है। नहीं तो भारत सरकार सड़कें और बस स्टैंड बनाती रह जाएगी और वो ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी। क्योंकि ये मैंने ख़ुद महसूस किया है, हालांकि मैं बहुत इंटीरियर वाले इलाकों में तो नहीं गई हूँ, लेकिन श्रीनगर और उसके आसपास गांदरबल जैसे इलाकों में, इन आसपास के एरिया में मैं गई हूँ। तो बहुत पहले तो वहाँ पे ऐसा था कि मीडिया को भी वो बाहरी के तौर पे ही देखते थे। आप अगर वहाँ गए हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये बताया जाता था कि इन सेफ़ एरियाज़ में ही खड़े होकर रिपोर्टिंग करो। अगर आप चाहोगे कि आप ओल्ड कश्मीर में या आप श्रीनगर के अंदर भी अगर इंटीरियर में आप जाना चाहोगे, तो हमें मना किया जाता था कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने ये महसूस किया था कि उसमें कुछ बदलाव आया है। जो नए बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि विकास हो। हाँ, कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, जिनके अंदर अभी भी द्वेष था, लेकिन बदलाव आ रहा था। तो ये वापस क्या एक बहुत बड़ा सेटबैक है कश्मीर के लिए? इट इज़, बिकॉज द थिंग इज़ कि आप ना, ये मीडिया और सोशल मीडिया के नुकसान है। कोई भी, आप एक पुराने रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, आपने इतने टाइम से कश्मीर को देखा, आप देश की सिक्योरिटी समझते हैं, सरकार की लिमिटेशन समझते हैं, पॉलिसीज़ क्यों बनाई जाती हैं, वो अपने इतने ज्ञान और एक्सपीरियंस के बाद आप एक स्टेटमेंट देंगे कि कश्मीर में ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं कोई भी मुंह उठा के उसके नीचे लिख देगा ये कश्मीरी ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा। दोनों बातें सेम प्लेटफॉर्म पे इक्वली साथ साथ बैठी हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है कि जिसको जो बोलना है वो सोशल मीडिया पे बोल देता है, मीडिया में आके बोल देता है, और इट इम्पैक्ट्स दी साइकोलॉजी, इट इम्पैक्ट्स दी आइडिया। वहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं, देश में सुन रहे हैं, वो उससे प्रभावित होते जाते हैं। तो लोगों, या तो अब बहुत लोग ये वही सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे कश्मीर, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी से सुन के इन्फ्लुएंस हो गए। या बहुत लोग बोलेंगे हम तो कश्मीर ज़रूर जाएंगे, यही समय है पाकिस्तान को दिखाने का कि हम एक है। लेकिन कश्मीरीज़ क्या कर रहे हैं ये ज़रूरी है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा कोई। वो क्या बोल रहे हैं, उनकी वॉइसेस कहाँ हैं, कश्मीरी लीडर्स कहाँ हैं, या कश्मीरी कम्युनिटी लीडर्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे। ये कैंडल मार्च वगैरह पे मैं तो विश्वास करता नहीं, ठीक है। ये तो आई हैव नेवर बिलीव्ड इन देम, चाहे वो दिल्ली में चल रही हो, चाहे वो पहलगाम में हो। ये तो मुझे तो ढकोसला लगता है। आपको अगर एक्शन लेना है, आप
आपने उसके बाद इंटरव्यू सुनी, वो कुछ टूर गाइड्स वगैरह बोल रहे थे, राइट, वो हंस रहे हैं, राइट। किसी कश्मीरी लीडर ने कंडेम करा कि यार तुम्हें मतलब तमीज़ नहीं है क्या, और कुछ छोड़ दो, तुम वहाँ पे 30 लोग मर गए, इतना बुरा हुआ, और तुम हंस हंस के इंटरव्यू दे रहे हो। और जितने टूर गाइड्स का इंटरव्यू है उनका, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें दुख हुआ, हमारे हिंदुस्तानी भाई मर गए, वो दुख, अब टूरिस्ट नहीं आएगा, हमारा कमाई। एग्जैक्टली हाँ यार तेरे को प्रॉब्लम किससे है कि लोग मर रहे हैं या तेरी खर्चा मारा गया? हाँ। तो इन चीज़ों से उनका ये कहना है कि आतंकियों ने सिर्फ टूरिस्ट को नहीं मारा है, हमारे रोजी रोजगार को भी मारा है। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा है, उन्होंने मुस्लिमों का चूल्हा भी जलाया है। सो कंपैरिजन किया जा रहा है जान, एक आदमी की जान का किसी के घर के चूल्हे से। Yeah. एक बीवी के पास से उसका पति चला गया हमेशा के लिए, एक बच्चे से उसका बाप छीन लिया गया। इसका कंपेयर किया जा रहा है कि वहां पर किसी के घर में अनाज नहीं आ पाएगा, उनका रोजी रोजगार चला गया। मतलब एक आदमी की जान और किसी का रोजी रोजगार, क्या दोनों बराबर है? एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, ऐसी जगहों पे ऐसे समय पे क्या होता है, मान लीजिए वो 10 के 10 लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यू था बेवकूफ़ थे, वो किसी कम्युनिटी लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता खड़ा होकर बोले हम इनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, ये हमारा स्टैंड नहीं है, ये लोग शौक में जो भी था, इनका कहने का मतलब ये नहीं है, हम दुखी, हम किसी ने बोला नहीं। और एक नहीं, कश्मीर में कम से कम, कश्मीर रीजन में कम से कम तो 5,000 लीडर होंगे, बिल्कुल। MLAs, MPs, कम्युनल बोर्ड, ये म्यूनिसिपल लगा के कम्युनिटी लीडर्स होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो कमेंटेटर्स होंगे, बोला किसी ने नहीं। सो प्रॉब्लम वहाँ आती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप और मैं आपस में बहस कर सकते हैं कि कश्मीर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसको इस तरह से देख रहे हैं क्या कश्मीर की कश्मीरी को बुरा ना लगे। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई एक्शन ऐसा ना हो कि कश्मीरी को बुरा लगे कि वो हमारे देश का हिस्सा नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते इसलिए हम कश्मीर दोबारा जाएंगे। या दूसरी साइड दूसरा आदमी बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं उनको और पैसे नहीं देना चाहता, फाइन, ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हो जहाँ पे ये हुआ है, जहाँ पे आप, अगर कल मैंने वीडियो देखा, वो जो पता नहीं आप एकदम कल काफ़ी वायरल था, वो लेटेस्ट वीडियो जो आया है जिसमें वो एक लड़का जिप लाइन पे जा रहा है और पीछे, अब देखिए मैं इसको आपको एक बार मिलिटरीली समझाता हूँ, हाँ। राइट। वो वीडियो जब शुरू होता है उसमें गन फायरिंग की आवाज़ आ रही है, हाँ। सिंगल शॉट कब फायर होते हैं? जब आप किसी को निशाने पे लेके मार रहे हो, निशाना लेके मार रहे हो। अगर मैं इस कमरे में घुसूं और मुझे बहुत सारा, तो गोली की, बंदूक की आवाज़ ऐसे होती है, ट्र, एकदम बहुत सारी गोलियां चलानी पड़ेंगी आपको। हाँ। लेकिन अगर मैं निशाना लेके आपको मार रहा हूँ तो मैं एक ही गोली चाहिए मेरे को, एक या मैक्स 2, राइट। तो जब ठक 5 सेकंड गैप, ठक ऐसे करके आ रहे हैं, इसका मतलब निशाना ले के मार रहे हैं। और उस वीडियो के 10 सेकंड में एक आदमी गोली खा के गिरता भी दिखता है, राइट। एनीवे, कमिंग बैक टू स्टार्ट ऑफ द वीडियो, ये जो टूर गाइड हैं ये वहाँ पे वो नारा भी लगा रहा है, हाँ, धार्मिक। तो, हाँ, वो वहाँ पे 20-30 साल से रह रहे हैं। क्या कश्मीरी को नहीं पता होगा कि एनकाउंटर की गोलियां कैसे चलती हैं, आवाज़ उनको चारों तरफ आर्मी वो कह रहे कि लो, वही मैं आपको मिथ बस्टिंग जो होता है ना वो कर रहा हूँ, राइट। लोग कह रहे हैं हो सकता है उसने सोचा हो आर्मी की प्रैक्टिस चल रही है, उन सबको पता है आसपास आर्मी नहीं है, वो वहाँ रहते हैं। सेकेंडली, आर्मी की जब फायरिंग प्रैक्टिस होती है, इसका chaos इज द वर्ड, राइट। अगर आपको एक गोली सुनाई दी और उसका दूसरी सुनाई दी और आपको लोग आगे भागते दिख रहे हैं, उस आदमी को नहीं दिख रहे जो जिप लाइन पे है, क्योंकि वो कैमरे की तरफ फोकस कर रहा है, इसको दिख रहा है और फिर ये बोल रहा है अल्लाह अकबर और उसको पुश दे रहा है और पीछे मुड़ के आराम से जा रहा है। इसको पता है क्या हो रहा है। नहीं तो आप एक बताइए, आप कश्मीर में रह रहे हैं, आप उस एरिया में हैं जहाँ पे कोई फोर्सेज नहीं है और आप गोली की आवाज़ सुने और आप चौंकेंगे नहीं? आप इतना तो देखोगे कहाँ चली है। हाँ। नो रिएक्शन एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल। वो ये ऐसे कौन एक्ट करेगा जिसको पता है क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गोली चला, पर उसको पता तो है क्या हो रहा है। और इन सारों को वो देयर इज अ थिंग कॉल्ड टैसिट एग्रीमेंट, वो होता है ना कि आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो आराम से खड़ा है, आराम से उसने बोला
अल्लाह अकबर और उसको धकेल दिया और फिर वो आराम से कर, उसको पता है उसको मौत की तरफ भेज रहा है। हाँ, लेकिन क्योंकि उसको रोकना चाहिए था कायदे से कि नहीं भाई नहीं अब रोक आगे नहीं मत रोक बढ़। सो दे नो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और इसको ज़्यादा साइको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक ह्यूमन कोई भी इंसान से इतना ही पूछ लीजिए, गोली चलती है तो आपकी रिएक्शन क्या होती है। कोई घर में पतीला गिर जाता है, लोग कूद के इधर उधर देखते क्या हाँ। होगा, और गोली चली आप रिएक्शन नहीं दोगे। और तो इट इज़ दिस इज़ अ वेरी बिग प्रूफ एक्चुअली। मैं ये तो मान के चल रही हूँ कि वो जो जिप लाइन में गया था उसको गोली की आवाज़ शायद नहीं भी समझ में आई होगी। ही वॉज टू फोकस्ड इन मेकिंग हिज वीडियो। हाँ। एंड ही हाँ, सो यू आपने अच्छी बात बोली, आम आदमी को गोली की आवाज़ से समझ नहीं आती। समझ आता। ये मैं खुद भी हाँ। बता रही हूँ। कभी ऐसे होता है ना सोसाइटी में, कबूतर भगाने के लिए या बंदर भगाने के लिए ऐसे कुछ ज़ोर से जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो कुछ आर्टिफिशियल गन ऐसे आवाज़ करते हैं, तो हमें नहीं मालूम। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ और सर नोटिस की होगी, वो इतना फोकस्ड है उस रील को बनाने में, वीडियो को बनाने में, कि हम जब पैराग्लाइडिंग करते हैं या हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम ना इधर उधर भी देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं। Yeah. वहाँ जो नज़ारा है, जो चीज़ है, वो फोकस्ड है, उसको रील ही बनानी थी। वो कंटिन्यूअस अपने कैमरे में देख रहा है और उसको पता है बाकी चीज़ें कैप्चर हो रही हैं, तो वो तो इनोसेंट समझ में आ रहा है। और ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। आपका अगर मूड ख़राब है, सिंपल बात से समझाता हूँ, आपका मूड ख़राब है और सड़क पे चल रहे हैं, पूरी सड़क आपको दिखती नहीं है, लोग इसलिए बोलते हैं ध्यान से चलना भैया। जब आपका मेंटल फोकस कहीं चला जाता है, आपके विजन, जब आप एक चीज़, ये प्रिंसिपल, जब भी आप कभी बहुत स्ट्रेस्ड आउट होंगे ना, या किसी तकलीफ़ में होंगे, या पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है वो हियरिंग होती है। आपको सुनना बंद हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अंदर दिमाग की आवाज़ इतनी लाउड हो जाती है कि आपकी जो ऑडियो कैपेबिलिटी है वो डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप कभी भी जब भी स्ट्रेस होते हैं तो इसी कारण आपको आसपास की चीज़ें, उसी तरह ये आदमी, इसका दिमाग, ही वॉज नॉट इन स्ट्रेस पर इलेशन में था, वो और मूड में था, उसका दिमाग पूरा वहाँ फोकस था, मैं अच्छी रील बनाऊँ, मैं अपना तो एक वो खुद इतनी ज़ोर से बोल रहा है। पर जिप लाइन पर जब आप जाते हो ना तो बहुत तेज़ हवा होती है, और तेज़ हवा जब आपके बॉडी से आती है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़ एक्चुअली। बहुत ज़्यादा शोर होता है जब आप ऊपर हवा में तेज़ी से जा रहे हो, प्लस जिप लाइन कॉर्ड पे लगी होती है, उसकी फ्रिक्शन की बहुत आवाज़ होती है। ओवरऑल उस आदमी के आसपास बहुत शोर था। और सेकेंडली, एज अ प्योर सिविलियन, उसने आज तक गोली की आवाज़ शायद सुनी ना हो, उसको नहीं पता था कि गोली की आवाज़ क्या होती है। उस आदमी को पता था जिसने उसको धक्का दिया, क्योंकि उसने बहुत सालों से सुनी है, उसे पता है गोली की आवाज़ क्या होती है। और वो शांत है, वो शांत है, उसे पता है वो क्या हैरान नहीं हो गया, वो भागने नहीं लगा, अपनी जान नहीं बचाने लगा। ही नोज मैं सेफ हूँ। सी, अगर 10 वीडियो के 7-8 सेकंड में एक आदमी नीचे गोली खा के गिरता दिख रहा है, इसका मतलब उससे 5 सेकंड पहले तो वो आदमी भाग रहा था। ये आदमी अपनी रील बना रहा है, जो ऊपर वो खड़ा है ड्यूटी वाला, उसको भेज रहा है, उसको तो दिख रहा है लोगों ने भागना शुरू कर दिया है, गोली की आवाज़ आ रही है, वो उसको क्यों नहीं रोकेगा? अगर वो चाहता है कि ये आदमी ना मरे या इसको तकलीफ़ ना पहुँचे, उसने उसको भेज दिया, उसका टर्न, वो मुड़ा और चला गया अपना। सो जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि कश्मीरी कब बोलेंगे, वो कब बोलेंगे कि ये गलत हुआ, हम भारत का ही हिस्सा है, हम इसको कंडेम कर। फाइन, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे कश्मीरी आज बंदूक लेके पाकिस्तान पे हमला कर दो, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ पे पहला पोस्ट आया कि 25 लोग मारे गए और वहाँ पे इतनी दर्दनाक फोटो हैं, और उसके नीचे 500 आपने लोगों ने हंसी वाले इमोजी डाल रखे हैं, लाइक हा, ये, तो फिर क्या सोचें? मतलब वही बात है ना, आप कब तक खुद को कन्विंस करते रहोगे ज़बरदस्ती कि ये मेरा दोस्त है? आपको कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना, कि कुछ तो। हम आपसे ऐसा प्रूफ नहीं मांग रहे कि आप अपनी जान दे दो, पाकिस्तान से लड़ जाओ, पर कम से कम दुख में तो साथ खड़े रहो। अगर आप कंडोलेंस का वीडियो दे रहे हो, अगर आप अपनी वो दे रहे हो, सद्भावना नहीं, क्या होता है वो, जो मतलब कंडोलेंस दे रहे हो, तो कम से कम हंसो तो मत। श्रद्धांजलि अगर आप दे रहे हो, हाँ, हंसो तो मत, ठीक है। अगर आप कैंडल लाइट मार्च कर रहे हो, उसमें हाँ दांत दिखा रहे हो आप खड़े, तो ये आपका ना करो। हमने, किसी ने बोला आपको कैंडल लाइट करो? किसी ने नहीं बोला, ठीक है। लेकिन कर रहे हो तो ढंग से कर लो यार। अपने लीडर्स को बोलो कि ये समय है कि यार, इससे पहले कि पूरा देश हमें ब्लेम करे, आप लोगों को स्टेटमेंट दो कि हम आपके साथ हैं। और
अपने मीडिया पे दिखाओ, अपने सोशल मीडियाज़ पे दिखाओ। आप इतने वहाँ पे आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिन रात वहाँ पे कूद फांद के वीडियो लगाते रहते हैं और मेरे फॉलोअर बढ़ जाओ, ये कर जाओ। आपको हर ट्रेंड पे तो करना आ जाता है, आपको इतनी बड़ी चीज़ पे बोलना नहीं आया कि ये गलत हुआ है। ठीक बात। सो द थिंग इज़ कश्मीर विल ओनली चेंज द डे कश्मीरीज चेंज। हम अपने 10% ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, भारत में पूरा भारत, उसकी हर गवर्नमेंट स्कीम का 10 से 12% सिर्फ कश्मीर में जाता है। आज से नहीं, डेकेड से, और पहले तो ज़्यादा भी जाता हो। सारा वहाँ से ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है नेशनल ट्रेजरी का, ऑलमोस्ट ज़ीरो। कुछ इंडिविजुअल टैक्सेस छोड़ दो, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ सिर्फ पैसा जाता है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, एजुकेशन, उनके लिए करते रहो करते रहो करते रहो। तो भारत सरकार को एक टाइम पे कॉल लेना पड़ेगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आप और मैं बूढ़े हो जाएंगे टैक्स भर भर के, लेकिन हमारी सड़कें ठीक नहीं होगी। लेकिन सारा टैक्स मनी वहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप में जा रहा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। तो आम आदमी पूछेगा कि आप इसको ठीक या तो करो या पाकिस्तान मार दो, ख़त्म कर दो, ये यहाँ पे रिजॉल्व करो। एंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट वुड बी कश्मीरीज़ को समझाना कि ये चेंज नहीं होगा, ये भारत का ही हिस्सा है। ऐसा दिन नहीं आने वाला कि आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो या पाकिस्तान में मिल गए, वो दिन नहीं आएगा। तो और हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, हम आपके लिए। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मतलब किसी बिहड़ के गांव से भी बदतर हाल है उसका, ना उनके पास बिजली, ना पानी, ना राशन, ना सड़कें, ना एजुकेशन। आप वो बनना चाहते हो क्या? थिंग इज़ हमने थोड़ा मे बी पैम्पर भी ज़्यादा कर दिया। तो लेकिन ये वो मौके होते हैं जब आप दिखा सकते हो अपने कि हम किस साइड हैं, हम क्या सोचते हैं। कुछ भी नहीं करा किसी ने। देयर इज हार्डली एनी कमेंट्री फ्रॉम कश्मीर। कश्मीरी जो बाहर बैठे हैं विदेश में, वो इंडिया को गाली दे रहे हैं, इंडिया की फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं। तो फिर कैसे यार, मतलब कैसे हम मान लें कि आप दुख में हमारे साथ हो? ऐसे समय में जब फ़ौज के ऊपर सवाल उठाया जाता है सर, आपने जैसे कहा कि जो बाहर कश्मीरी बैठे हैं वो फ़ौज पर सवाल उठा रहे हैं, या कोई भी आम भारतीय अगर कहे कि फ़ौज क्या कर रही थी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थे, तो क्या एक आर्मी ऑफिसर के दिल में या एक जवान के दिल में क्या चल रहा होता है? देखिए वो वैसे न्यूट्रल रहते हैं? ऐसे मतलब इन चीज़ों से फ़ौज को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि द थिंग इज़ हमारा फोकस अपनी ड्यूटी पे इतना ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात, इस देश में इतना प्यार मिलता है फ़ौजी को कि वो अगर 5-10 लोग बकवास कर भी रहे हैं तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पूरा देश ट्रैवल किया है मैंने, जहाँ पे भी जाके मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मैं आर्मी जब सर्विस में था तब मैं रिटायर्ड मेजर हूँ, एकदम इतना प्यार, इतना वेलकम मिलता है कि मेरे पास कोई कारण ही नहीं है कहने का कि इस आदमी ने देखो फ़ौज को गाली दी तो मैं बुरा मान गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर तरह के लोग हैं, बोलते रहने दो। लेकिन ओवरऑल इस देश में फ़ौज के लिए इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑल्सो एल से फ़ौज ने जान लगा के हमेशा डिलीवर भी किया है। चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, चाहे वो वॉर्स हो, चाहे वो बैटल हो, जहाँ फ़ौजी खड़ा है फिर वो पीछे नहीं हटते। आज तक आपने नहीं सुना होगा, ये तो टेररिस्ट या पाकिस्तान भी नहीं बोल सकता कि भारत की फ़ौज पीछे मुड़ गई। एक बार वो कितनी भी बड़ी चोटी हो कारगिल की, एक बार अगर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया फिर ऊपर जाके ही दम लेते हैं। तो वो आपके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक है, राइट, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। हमें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार है, राइट। हमने 71 का वॉर इंदिरा गांधी के अंडर लड़ा, कारगिल का वाजपेयी के अंडर, अभी जो मोदी जी बोलते हैं वो कर रहे हैं। तो हम, फौज इज़ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल ऑफ इंडिया। हु द प्राइम मिनिस्टर और किसकी गवर्नमेंट इज़ इंसिडेंटल। तो उस केस में भारतीय सैनिक तीनों सर्विसेज के बिल्कुल अपने देश, अपने देशवासियों के लिए कभी भी जान देने को तैयार हैं। और उसी तरह इतना प्यार और इतना इज्जत मिलती है कि किसी को कि वो 5-10 की कमेंट्री से कोई फ़र्क। अब मैं सर पॉडकास्ट में लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ूं और अगेन कम टू द पॉइंट जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे। मैं ये आखिर में समझना चाहती हूँ कि क्या ये अटैक करके, टेररिस्ट अटैक करके, पाकिस्तान ने क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है
सवाल ये मेरा इसलिए भी है क्योंकि हर भारतीय इस समय यही सुनना चाहता है कि पाकिस्तान की कब क्रैश लैंडिंग होगी। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा वो पड़ोसी ख़त्म हो जाए, रहे ना हमारे बगल में, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते ना अपना, ये सभी के लिए कहा जाता है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, अपने घर में बदलाव कर सकते हैं, अपने घर वालों को समझा सकते हैं, पड़ोसी तो कोई बदल नहीं सकता। तो एक भारतीय होने के नाते इस वक्त मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके दिल में जो चल रहा है वही मेरे दिल में भी इस वक्त है। तो हम सब यही जानना चाहते हैं कि भैया पाकिस्तान की क्रैश लैंडिंग कब होगी। उसने इधर तो इतने टर्बुलेंस देने की कोशिश की हैं भारत में, कश्मीर में, उसका अंत कब होगा? ये अटैक जो उसने किया है ये उसकी क्या बड़ी गलती है जिसका उसे आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना? मैं तो इन्हीं शब्दों में चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं से अराउंड 80s 90s में ना पाकिस्तान में बहुत घमंड था, 80 में 80s में स्पेशली, और इवन थोड़ा 90s में, क्योंकि उन्हें पैसे बहुत थे। इंडिया उस टाइम लाइसेंस राज के अंडर था, हमारे यहाँ फ़ोन बिजली स्कूटर भी मुश्किल से मिलता था। 90s में व्हेन इकोनॉमी ओपनड अप, लिबरलाइजेशन आया, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर चढ़नी शुरू हुई, राइट। पाकिस्तान के पास तब भी पैसा था, पर उन्होंने सारा लगा, इंडिया ने लगाया, यूँ लगा लीजिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। उन्होंने लगाया टेररिस्ट कैंप्स में। आप उस पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट लगा लीजिए कि उस टाइम दोनों नेक टू नेक खड़े हैं, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से या पर कैपिटा से मोस्टली, राइट। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के पास और बहुत पैसा आया जब अमेरिका आया कि हमें आपके बेसिस यूज़ करके अफ़गानिस्तान में उसामा को अफ़गानिस्तान में लड़ाई करनी है। अगले 10-20 साल फिर उनके पास उनका पैसा आता रहा। इंडिया स्लो एंड स्टेडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता गया, यहाँ करता गया। आज हमारे पास $600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, उनके पास आई थिंक 6 भी नहीं है, 6 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। वो वीक टू वीक जीते हैं। सो पाकिस्तान की जो क्रैश लैंडिंग थी वो 90s में शुरू हुई थी, पर वो देश है, कोई देश ख़त्म होने में टाइम लगते हैं। उन्होंने जो फाइनल उनका इंजन फेलियर हुआ था वो 2-4 साल पहले हुआ था, जब उन्होंने अफ़गानिस्तान तालिबान को हैंड ओवर करवाया था। पाकिस्तान का ये मानना था, अगेन दैट्स वाई शॉर्ट साइटेड और बेवकूफ़ देश, उन्होंने सोचा था कि हम अफ़गानिस्तान बनवाएंगे, तालिबान को हम कंट्रोल करेंगे, जिसको ये बोल रहे थे ये एक्सटेंडेड पाकिस्तान है, बैकयार्ड ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रेटिजिक डेप्थ, बहुत कुछ बोलते थे वो, कि तो हमारे पास अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज आएंगे, वो आएगा, हम तालिबान को बोलेंगे यहाँ पे चाइनीज़ को माइनिंग करने दो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में लिथियम रिसोर्सेज है काफ़ी, चाइना की उन पे निगाह थी, राइट, और हम वो सुपर पावर रीजनल बन जाएंगे। वो तालिबान इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने ना केवल इनकी बात मानने से मना कर दिया बल्कि इनकी फ़ौज को पीटा, और इमरान खान को जेल हो गई। वो इनके पास और इनकी किस्मत फूटी थी कि इनका मुनीर जैसा चीफ आ गया। बलूचिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। अब वो इनकी फ़ौज के साथ एनकाउंटर करके ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, पूरा बेस उड़ा देते हैं, उस लेवल के ऑपरेशंस करते हैं वो। सिंध मूवमेंट हैज़ पिक्ड अप, इकोनॉमी इनकी ख़त्म होगी, पैसा देना इनको बंद कर दिया। कुछ टेररिस्ट ने वो चाइनीज़ पे अटैक कर दिया, चाइनीज़ इनसे नाराज़ हैं, ठीक है, मदद करते रहेंगे। तो बेसिकली इनके पास कुछ नहीं बचा। अब जो है एज अ कंट्री पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 साल की स्टोरी है, इससे ज़्यादा नहीं। अपने आप डिसेंट, और शायद उससे पहले भी हो, मैं थोड़ा रिजर्वेशन से बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तो किसी हाल में नहीं चलेगा, पर उससे पहले भी शायद डिसइंटीग्रेट हो जाए। बलूच पहले निकल जाएगा, नॉर्दर्न पार्ट है पख्तूनवा एरिया, क्या पता अफ़गानिस्तान उसको तो आप ये मान लीजिए अफ़गानिस्तान इज़ अ मेजर चैलेंजर टू देम, वो जिसकी कोई इकॉनमी नहीं होती थी, देश में कोई गवर्नमेंट सेटअप नहीं होती थी, और फिर अगर वो जाएंगे तो सिंध भी जाएगा, फिर ये सिर्फ पंजाब रह जाएगा। तो ये पंजाब को पाकिस्तान बोलेंगे या पंजाब अपने आप में नया पंजाब बन जाएगा, दैट्स अ थिंग। पर विद इन 2-4 साल में आप ये देखना शुरू कर देंगे कि ये टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं है उनके पास, अब वो ख़त्म हो चुके हैं और वो अपनी करनी का नतीजा भोगेंगे। उसमें हमारा तो वैसे हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के ऊपर नज़र भी उठा करके देखें। एक टैक्टिक्स में या आर्मी में एक कहावत है, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। तो आपका दुश्मन अगर कोई गलती कर रहा है, चुप करके बैठे रहो, बस वो अपना सत्यानाश खुद ही करेगा। तो पाकिस्तान का वो हाल है, इसलिए इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वो खुद ही ढूंढ के ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि जो थोड़ा बहुत ठीक होने का चांस है। वो ईरानियों से लड़ने लग गए थे,
तो और अभी उनका आइडिया क्या है अपने आप को रिवाइव ठीक करने का इस अटैक से। अब उनकी सोच फिर से उजागर हुई है जैसे कि फिर से टेररिज्म को रिवाइव करते हैं, फिर से टेररिज्म को बड़ा करते हैं, तो शायद हमारी महत्वता बढ़े और पैसा मिले और वो। तो उन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार दी, उन्होंने दोनों पाँव आरे में दे लिए हैं, तो उससे अब दोबारा नहीं चल पाएंगे वो। थैंक यू सो मच सर। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ये जो 15-20 साल कहा और आखिर में ये भी कहा कि उसके पहले ही आप होते हुए देख लेंगे। मैं थोड़ा रिजर्व रहता हूँ। मैं वो थोड़ा मतलब मैं यही लेके चलता हूँ कि इतने में ज़रूर होगा, पर थोड़ा रिजर्व कमेंट देते हैं। एक भारतीय होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि काल करे सो आज कर, आज ही हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। लेकिन ये जो पूरा पहलगाम टेररिस्ट अटैक है उसे इतने आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए भारत सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर आपका जो ट्रस्ट है वो बताने के लिए, जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे कैसे हम आगे हैं और पाकिस्तान जो कर रहा है वो दिखावे वाली कार्रवाई है, ये सारी चीज़ों को जो आपने बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाया भी और इतना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you, sir. थैंक यू।